दोस्तों वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या है दोस्तों इसका? ऑडिट। चलिए, ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों अब हमारा बचा है एकदम लास्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? बैंक ऑडिट। ठीक है, बैंकिंग ऑडिट नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्या होगा? बैंक का ऑडिट करना। ठीक है, अब बैंक के जो ऑडिट होते हैं दोस्तों, ये बाकी कंपनीज के मुकाबले या बाकी जो भी ऑडिटिंग अपन ने किए उसके मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है। अलग होने का कारण है इनका धंधा, क्योंकि इनका धंधा सारे धंधों से क्या है? एकदम अलग है। सबसे पहली चीज, इनके धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा विश्वास। क्यों विश्वास? क्योंकि यहां पर पैसा किसका है? पब्लिक का है। और क्योंकि वो विश्वास बनाए रखना है तो ऑब्वियस सी बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर काफी सारे लगते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें तो भाई बैंक के अंतर्गत आपको आरबीआई के भी रूल्स देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर बैंक्स जो है वो कंपनीज है, इसलिए आपको कंपनीज के भी रूल्स देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कुछ बैंक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का एक्ट ही बना लिया है, तो आपको उनके रूल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक के अंदर कुछ खास फीचर्स हो जाते हैं, जिसमें पहला फीचर ये है कि इसमें जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वो काफी हाई होता है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हाट दोस्तों? ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज, कोई भी ये जो बैंक का बिजनेस है इसमें एक या दो नहीं, तीन या चार नहीं, 10 या 15 नहीं, 100 या 200 ब्रांचेस नहीं, एक एक बैंक की हजारों की तादाद में क्या होती है? ब्रांचेस होती है। आज अगर मोटा माटी एसबीआई की ब्रांचेस देखा जाए तो 36,000 ब्रांचेस है, और ना जाने कितने सारे क्या है? एटीएम्स है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है? ब्रांचेस होते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा अगर आपको आईटी किसी के धंधे में देखने के लिए मिलेगा तो धंधा किसका है? बैंक का है। मतलब ई कॉमर्स में अमेजन इतना बड़ा नहीं है, फ्लिपकार्ट इतना बड़ा नहीं है, आईटी के यूज में जितना बड़ा कौन है? बैंक है। तो बहुत लार्ज एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ क्या यूज होता है दोस्तों? यहाँ पे आईटी यूज होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस यूज की जाती है, और बैंक एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, ना जाने कितनी सर्विसेज देता है। आज आपको लोन भी देता है, आपके डिपॉजिट्स भी लेता है, आपको इंटरेस्ट भी देता है, आपसे इंटरेस्ट भी लेता है, एफडी भी लेता है, सिक्योरिटीज भी खरीदता है, हेजिंग्स भी करता है, इन्वेस्टमेंट्स भी कराता है। ना जाने एक बैंक कितनी सारी सर्विसेज में क्या होता है दोस्तों? इन्वॉल्व होता है। तो जस्ट बिकॉज जो बैंक का हमारा बिजनेस है वो बिजनेस ही थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए ही यहां पर हमारा ऑडिट करने का पूरा पैटर्न भी क्या हो जाता है दोस्तों? चेंज हो जाता है, और इसीलिए हमें अलग से पूरा चैप्टर जो है पढ़ना पड़ रहा है। इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ बैंक। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या है दोस्तों? बैंक्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के नाम पे आपको एक दिख रहा है बैंक जिसका नाम क्या है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब एक ऐसा बैंक जिसका मेन काम क्या होगा? पैसा कमाना। वेरी गुड, यही है। तो ये आप जितने भी बैंक्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द, वो सारे कौन से बैंक है बताइए? कमर्शियल बैंक। एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक। Commercial bank are the widest spread banking institute in India that provides a number of products and services to general public and other segment of economy. Two main function है, पहला accepting what दोस्तों? Deposit and granting of advances। फिर दूसरा हो जाता है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पहला एक पर्टिकुलर रीजन का है, और रूरल बैंक मतलब गांव का है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें पंजाब सहकारी बैंक, नाम सुना है? छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो आरआरबीज are the bank that have been set up in rural area in different states of the country to cater the basic banking and financial need of the rural community। फिर और होते हैं दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक भी स्टेट वाइज गवर्नमेंट ही सेटअप करती है, जैसे कि भाई मध्य प्रदेश से अपना कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं, तो वो है दीज आर लाइक कमर्शियल बैंक ओनली। ये होते एकदम कमर्शियल बैंक जैसे, बट आर सेटअप अंडर अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। उसके बाद है जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, दिख रहा है आपको? तो ये क्या हो गया? दैट इज हमारा कोऑपरेटिव बैंक। फिर है पेमेंट बैंक। नाम पता है कोई पेमेंट बैंक का? वेरी गुड। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा एक पेमेंट बैंक हो गया, जिसका मेन काम क्या करना है? बैंकिंग में से पेमेंट करने का है। मतलब ये इसका कोई बैंक नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, सारा काम आईटी ओरिएंटेड हो रहा है, छोटा सा है। ठीक है, और बैंक के नाम पर ये पैसा सिर्फ ट्रांसफर में ही लेता है, ट्रांसफर में ही देता है। ठीक है, तो क्या पेमेंट बैंक्स आर न्यू टाइप ऑफ बैंक विच हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई
They are allowed to accept restricted deposit, but they cannot issue loans and credit card. However, customer can open current and saving account and also avail the facility of ATM cum debit card, internet banking, mobile banking. Example are Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank, Paytm Payment Bank, etc. चलिए नेक्स्ट है कौन सा बैंक? डेवलपमेंट बैंक. नाम से क्या लग रहा है? किसी चीज को डेवलप करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, तो उसमें एक जैसे आईडीबीआई बैंक है जो कि सिर्फ इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, या फिर सिडबी है दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, तो ये हो गया डेवलपमेंट बैंक. तो डेवलपमेंट बैंक आदि had been conceptualized to provide fund for infrastructural facility important for economic growth of the country. नेक्स्ट हो जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब छोटा सा बैंक जो फाइनेंशियल वर्किंग्स पर है. ठीक है, तो अगर अपन बात करें दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव बीन सेट अप बाय आरबीआई टू मेक अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटी टू अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फंक्शन लाइक स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड माइक्रो बैंक यूनिट्स. ठीक है, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपने नाम सुना होगा. ठीक है, तो एयू स्मॉल बैंक है, तो ये कौन सा हो जाता है बताइए? स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो अलग अलग टाइप के बैंक है. पहला कौन सा है? कमर्शियल, दूसरा आरआरबी, फिर कोऑपरेटिव, फिर पेमेंट, फिर डेवलपमेंट, फिर वापस से पहला कोऑपरेटिव सॉरी कमर्शियल, दूसरा रीजनल, फिर कोऑपरेटिव, फिर पेमेंट, फिर डेवलपमेंट, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक. नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में? आरबीआई के बारे में. आरबीआई इज नोन एज मम्मी, बेटा मम्मी ऑफ ऑल दी बैंक्स इज नोन एज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. In India, banking industry is regulated by RBI, known as Central Bank of India. Major function इनके बताएंगे. पहला क्या? डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द बैंक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो बैंक्स को सुपरवाइज करना, डेवलप करना, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी करने वालों को भी सुपरवाइज और डेवलप करना किसका काम है? आरबीआई का. डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, क्रेडिट पॉलिसी कितने में ब्याज मिलेगा, ब्याज पे मिलेगा, कौन से नोट चलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें. इशुएंस एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी, करेंसी नोट को इशू करना, रेगुलेट करना. एक्टिंग एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक. वेरी गुड. ये बैंक कैसे होता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है. कहां से आता है? हाँ, जीएसटी से, ऑब्वियसली बात है, टैक्सेशन से. तो ये सारा कौन देखता है बताइए? ये आरबीआई के पास होता है. एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक, अदर बैंक या कमर्शियल बैंक को पूरा मैनेज करना, ये सब इनका काम होगा. अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखें, जैसा मैंने आपको बताया, एक बैंक के ऊपर एक एक्ट नहीं, अनेकों एक्ट लगते हैं. जैसे कि आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई, एसबीआई सब्सिडरी, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर, आरआरबी बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ट्रांसफर 1980 बी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बी, स्क्रूटनाइजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड रीएनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. इसी को बोलते हैं बेटा क्या? सरफरोशी. सरफासी एक्ट. ठीक है बेटा, इसे अपन बोलते हैं सरफासी एक्ट. और फिर एक होता है आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये बहुत सारे एक्ट हैं जो किसके ऊपर लगते हैं? बैंक्स के ऊपर लगते हैं. फीचर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एक एक पढ़ेंगे, समझाएंगे. पहला स्टार्टिंग फ्रॉम होम, क्या लिखा है पहला? मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. ट्रांजेक्शन काफी कैसे रहते हैं? कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट राम. बैंक एक जगह नहीं होता ना, बहुत सारी जगह होता है, कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं. नेक्स्ट राहुल. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा है. वेरी गुड. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन यूज किया जाता है. एंड लास्ट मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है. बहुत सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब इन्हें क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं. क्या ये बात समझ में आई? पक्का. चलिए, अब अगर अपन बात करें दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड, अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग प्रकार की क्या इशू करनी पड़ती है दोस्तों? ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है. किसको? ऑडिटर को. ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला तो दिख रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, और फिर दूसरी क्या दिख रही है? एडिशनल रिपोर्ट.
तो भाई पहली रिपोर्ट तो ठीक है, वो तो कोई खास दिक्कत नहीं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद हो गई कि ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या देते हैं। बस बेटा इतना याद है, मतलब ऑडिट आपको याद है बेटा, मुझे बहुत गर्व है अपने पढ़ाने के ऊपर। ठीक है, आइए तो पहला पॉइंट किसके ऊपर हो गया बताइए, ओपिनियन। ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, वेरी गुड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये दोनों पॉइंट के अंतर्गत जो मैंने दोनों पॉइंट को मिलाया है, एक में क्या बोला है, बैलेंस शीट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और दूसरा पॉइंट नंबर 5 है बेटा, पॉइंट नंबर 6 के साथ मैंने मिला दिया, मैं उसे ठीक कर दिया हूँ। ठीक है, और दूसरा कौन सा बताइए, PNL shows a true and fair view। अरे यस और नो, चलिए। इसके अलावा भाई अगर अपन बात करें तो भाई ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या देना पड़ता है, तो पहला, इन द ऑडिटर ओपिनियन बैलेंस शीट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर द PNL इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इन केस द ऑडिटर हैज कॉल्ड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, वेदर इट हैज बीन गिवन एंड वेदर इट इज satisfactory, क्या वो सही है या नहीं, whether or not the transaction of the bank which have come to the auditor's notice have been within the power of that bank, जो भी काम किया है क्या बैंक्स ने अपने पावर के अंदर रह करके किया है कि नहीं किया। उसके बाद whether or not return received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of the audit, तो जो भी आपको ब्रांच से क्या मिली है, रिपोर्ट मिली है, क्या वो सही मिली है कि नहीं। तो सेकेंड पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, पावर ऑफ बैंक। फोर्थ पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, ब्रांच की डिटेल्स। सिक्स पॉइंट एनी अदर मैटर, यस और नो। बताइए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के क्या कंटेंट होते हैं, तो पहला आप बताएंगे बैलेंस शीट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, PNL शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन मिली है सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, जो भी काम किया गया वो पावर ऑफ बैंक के अंदर है या नहीं, ब्रांच वगैरह से जो डिटेल आई है वो एडिक्वेट है या नहीं, और अदर मैटर्स। चलिए इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है दोस्तों अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। सिर्फ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं, और भी प्रकार की रिपोर्ट्स है जो ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, इशू करनी पड़ेगी। आइए उन रिपोर्ट्स में देखते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट जो है वो बात कर रहा है इंटरनल कंट्रोल के बारे में। पहली रिपोर्ट हमें किसके बारे में बतानी है, इंटरनल कंट्रोल। तो रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ बैंक व्हिच इज रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, which is normally to be given as an extra to the main audit report as per the guidance note on audit of internal financial control। दूसरा पॉइंट जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, लोफर। लोफर क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपको याद होगा मैंने कारो पढ़ाते हुए बोला था कि कारो जो है वो कंपनीज के ऊपर लगता है लेकिन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज क्या बनाती है, लोफर। वेरी गुड। नेक्स्ट है SLR रिक्वायरमेंट के ऊपर रिपोर्ट बतानी पड़ती है। व्हाट इज SLR दोस्तों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद फिर हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है भाई ट्रेजरी ऑपरेशंस के ऊपर, जो कंपनी जो बैंक्स करती है ट्रेजरी ऑपरेशंस, ठीक है, उनके ऊपर हमें क्या बनानी पड़ती है दोस्तों, रिपोर्ट बनानी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है ऑन द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ये जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर ही आज गहन चर्चा होगी और लगभग 30-40 मिनट इसी के ऊपर ही चले आएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, ये किसके बारे में बात कर रहा है, सीरियस इरेगुलरिटी। अगर बैंक के अंदर कोई सीरियस इरेगुलरिटी जो है अगर मिली होगी तो उसके ऊपर आपको क्या देनी पड़ेगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद 7 पॉइंट जो है वो बात करता है किसके बारे में, कमिटीज के बारे में। एक है घोष कमेटी की रिपोर्ट और एक है जिलानी कमेटी। मुझे उम्मीद है अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा कुछ इकोनॉमिक्स में तो ये चीजें आपको शायद पढ़ाई गई होगी। दो कमिटीज है बेटा, घोष कमेटी और
कौन सी? जिलानी कमेटी। घोष कमेटी जो है वो उनकी एक वर्किंग्स पूरी बनाई गई है ऑन द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के ऊपर। तो घोष कमेटी की जो वर्किंग है, चाहे तो लिख सकते हैं, घोष कमेटी की जो वर्किंग है वो किसके ऊपर बनाई गई है? ऑन द प्रिवेंशन ऑफ, चलो, तो घोष कमेटी की जो बातें हैं वो है ऑन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट करना है। और जिलानी कमेटी की जो है वो बेसिकली रिकमेंडेशंस है किसके ऊपर? ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो घोष कमेटी जो है वो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के बारे में, जिलानी कमेटी जो है वो बात करता है किसके बारे में? इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। तो वापस आ जाते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें भाई तो आपको एडिशनल रिपोर्ट्स देनी होगी। एडिशनल रिपोर्ट्स किस किस पर देनी है? बोलो। पहला इंटरनल कंट्रोल के ऊपर देनी है, दूसरी उनको लोफर के ऊपर देनी है, तीसरी एसएलआर, चौथा ट्रेजरी ऑपरेशन, फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, उसके बाद सीरियस इरेगुलरिटी। घोष कमेटी, जिलानी कमेटी, घोष कमेटी जो है वो रिपोर्ट किसके ऊपर देता है? रिकमेंडेशन किस पर दी? ऑन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। और जिलानी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी ऑन इंटरनल कंट्रोल। बोलो पक्का अच्छे से? चलिए, इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पर डिटेल में बताया गया लोफर के बारे में। ठीक है, देख ही रहा होगा आपको लोफर के बारे में। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैंने भी कुछ रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बैंक्स के अंदर जो रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है अलग अलग प्रकार की, उसमें बेसिकली यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स के बारे में, सॉरी 4 रिपोर्ट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहली रिपोर्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, जो कि अगेन वही वाले पॉइंट्स है जो कि मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू विद इन द पावर ऑफ द बैंक, प्रॉपर रिटर्न्स दिए कि नहीं, एनी मैटर विच कंसिडर इंपॉर्टेंट। अब आते हैं लोफर के बारे में। लोफर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये जो रिपोर्ट है 1985 में इंट्रोड्यूस की गई बैंकिंग सिस्टम में, और ये रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो आरबीआई ने दिया है। किसने दिया बेटा? आरबीआई ने। ये क्वेश्चनर है ऑन द बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चनर होता है, जैसे कारों के अंदर अपन क्वेश्चंस पूछते थे ना, क्या ऐसा किया है कि नहीं, क्या वैसा किया है कि नहीं, तो वैसे ही बेसिकली किसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं बताइए? दैट इज हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर, कि क्या बैंक में ऐसा है कि नहीं, बताओ यस और नो, क्या बैंकिंग में वैसा है कि नहीं, यस और नो। तो ये एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चनर है। और ये क्वेश्चनर की जो डिटेल है ये शेयर होल्डर के पास नहीं जाती। शेयर होल्डर को क्यों बताएं हमारे यहाँ क्या क्या कमियां हैं? बैंकिंग ऑपरेशन है ना, तो आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि अगर बाहर के लोगों को ये पता चल जाए अच्छा पंजाब नेशनल बैंक का आईटी सिस्टम खराब है, हैक करना यही है, खामखा एचडीएफसी के पीछे पड़े में पंजाब नेशनल बैंक चलो, अरे आया कि नहीं आया, तो ये अपन कभी बाहर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? रिलायंस का कुछ बिगड़ा हुआ है वो ठीक है, अंबानी संभाल लेंगे वो ठीक है, वहां पर उतना बड़ा इंटरेस्ट लोगों का नहीं जितना बड़ा इंटरेस्ट बैंक के अंदर है। तो बैंक डूबेगा, इकोनॉमी पक्का डूबेगी। एक आध कंपनी के डूब जाने से कुछ नहीं होता, कितनी कंपनियां तो डूब गई, ऐसा थोड़ी ना इकोनॉमी में बड़ा क्रंच आ गया। लेकिन अगर कोई बैंक डूबा और खुदा ना खासा एसबीआई डूबा तो पूरा देश डुबा देगा। अरे आया कि नहीं? इसलिए तो स्कैम 1992, ये कोई स्टॉक मार्केट स्कैम थोड़ी ना था, ये तो बैंकिंग स्कैम था। बैंक का पैसा गया ना, यस बैंक का जो स्कैम हुआ, तो भाई इसमें बैंकिंग स्कैम्स में देश को बहुत ज्यादा हानि होती है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो भाई वो क्वेश्चन है जो है वो याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि क्या लोफर की रिपोर्ट शेयर होल्डर को दी जाती है? द आंसर इज नो। वो किसको दी जाती है? आरबीआई को। तो इट इज ओनली फाइल्ड विद आरबीआई, नॉट गिवन टू द शेयर होल्डर। अब क्योंकि ये शेयर होल्डर के पास नहीं जाती तो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगी लोफर बनाओ। अरे लोफर इज अ क्वेश्चन है यार, ऑडिट रिपोर्ट आपको अलग बनानी चाहिए, उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बातें लिखनी है। तो इसीलिए इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट दोस्तों? ऑडिट रिपोर्ट, एंड इट हैज टू बी सबमिटेड बिफोर 30th जून एवरी ईयर। क्या ये बात समझ में आई? तो जो बातें मैंने आपको बताई वही सारी बातें वहां पर लिखी हुई है। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। साक्षी बताओ पहला पॉइंट क्या लिखा लोफर का? वेरी गुड। जो ऑडिट रिपोर्ट आप देते हो उसके साथ साथ लोफर भी देना पड़ता है। नेक्स्ट, आरबीआई ने स्पेसिफाई किया क्या क्या मैटर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, हर साल 30 जून के पहले आपको सबमिट करना है। एंड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ लोफर, प्रॉपर प्लानिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ लोफर इज रिक्वायर्ड।
While the format of loafer does not require an executive summary to be given, member may consider providing the same to bring out the key observation from the whole document. ऐसे समरी बनाने के लिए लोफर में नहीं बोला है, लेकिन हो सकता है आरबीआई बोल दे हमारे पास इतना समय नहीं है, काम करो उसकी समरी लेके आओ. अरे आया कि नहीं आया? पक्का. चल नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड मतलब कि भाई बेसिकली यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉड की रिपोर्टिंग करेंगे. ठीक है. अब फ्रॉड रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर, तो बेसिकली यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है फ्रॉड में. दो प्रकार की रिपोर्टिंग होती है. एक होती है वायोलेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गलत इस्तेमाल किया, ठीक से नहीं किया. आज एसबीआई की बात की जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए, अगर हम बात करें नीरव मोदी की बात की जाए, ये जो अपन अपना विजय माल्या की बात की जाए, यहां पर एक्चुअली में किसके कारण ये सब हुआ बेटा, कि जो लोग जिस चीज के लिए क्या थे रिस्पॉन्सिबल थे, उन लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया. लाइक बैंक का मैनेजर ही मिल गया. आज नीरव मोदी को बिना सिक्योरिटी के लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, विजय माल्या को बिना सिक्योरिटी के लोन पे लोन दिए जा रहे हैं. तो ये जो काम किया ये किसी बैंकिंग सिस्टम का नहीं, एक इंसान का काम था. उस इंसान ने पूरे बैंक को डुबा दिया. तो यही वायलेशन जो है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड देखनी पड़ती है. तो सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई regarding liability of accounting and auditing profession provides that if an accounting professional, whether in the course of internal external auditor in the process of institutional audit, finds any suspectable to be fraud or fraudulent activity in act of excess power or smell foul play in any transaction, he should refer the matter to the regulator. क्या बोल रहे हैं ये, कि सीए को हिदायत दी गई है कि जब वो ऑडिट करे और उसको अगर कोई गड़बड़ घोटाला नजर आए, कहीं पे भी कोई शक की गुंजाइश हो, उसको तुरंत रेगुलेटर को क्या करना चाहिए बताइए, रिपोर्ट करना चाहिए. तो ये किस पॉइंट के ऊपर है, वायलेशन रिपोर्टिंग के ऊपर. किसके ऊपर है, वायलेशन रिपोर्टिंग. तो आपको एक फ्लैश रिपोर्ट देनी पड़ती है किसको, आरबीआई को. किसके बारे में, पहला फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कि यहां पर कुछ तो भी क्या हुआ है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है. दूसरा, दिस रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी. Auditor is not expected to look into each and every transaction, but to evaluate the system as a whole. तो क्या बोला गया, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल होता है. हाँ, आरआरबी के ऊपर नहीं होता, रीजनल रूरल बैंक के ऊपर नहीं होता ये चीज. और ऑडिटर को एक एक चीज नहीं चेक करनी, ऊपर का एक पूरा होल सिस्टम चेक करना है. While reporting such kind of matter as stated in the circular, auditor need to consider the provision of SA 250. याद आ रहा है SA 250 किसके ऊपर है, कंसिडरेशन ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ऐसे 240 भी है जो अपन ने पढ़ा है लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आपको इनका भी ध्यान रखना है. तो कुल मिलाकर के यहाँ पे रिपोर्टिंग के बारे में भी लिख दिया गया है भाई, कि लीगल वायलेशन 250 और डिस्कवर फ्रॉड 240. कुछ बोलते नहीं आप लोग, पक्का अच्छे से. तो क्या पढ़ा अपन ने टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा होता है एडिशनल मैटर्स. एडिशनल मैटर्स में अपन ने लोफर पढ़ा और रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में पढ़ा. क्या ये बात समझ में, पक्का. चल आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक. बैंक के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम कैसे होता है, तीन तरीके से कैटेगराइज है, नॉन कंप्यूटराइज, पार्शियली कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज. नॉन कंप्यूटराइज गाँव के अंदर होता है, एक सब गाँव, वहां पर आज भी क्या होता है, रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे सारा काम हो रहा है, टोटली नॉन कंप्यूटराइज. ऐसा बैंक में एक बार जा चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर ही नहीं था. उनके पास एक रखा था लेकिन बोले हमने 2 साल से चालू नहीं किया. अरे समझ में आया कि नहीं. और उसके बाद उस बैंक के अंतर्गत जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट था वहां में जाने नहीं दिया, क्योंकि बोले वहां सांप बैठा हुआ है. तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. तो एक छोटा सा बैंक, तो बैंक भी नहीं था, शायद किसी का घर था, जैसे उसको किस में कन्वर्ट किया था, बैंक में. और उसमें भी बता रहे कि सर आज कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक ऑडिट के लिए भेजा गया था. तो बोले सर आज कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी अंदर सांप आ गया, तो अभी उसको भगाने में हम लोग बिजी है. तो ऑन दैट बेसिस ये सारा कंसेप्ट वहां चल रहा है. जब से पता चला सांप है, दूसरे दिन से हम ही नहीं गए. तो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए तो वो था नॉन कंप्यूटराइज. एक होता है पार्शियली कंप्यूटराइज, जहां कंप्यूटर है, कभी कभार चालू करते, गेम वेम खेलते, थोड़ा बहुत ओके करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, काम अभी भी रजिस्टर में हो रहा है. और एक हो जाता है हमारा फुली कंप्यूटराइज, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी आप अपने शहर के किसी ब्रांच में जाओ, वहां पर वो सारा काम किससे करे, कंप्यूटर से टक टक करके आपको प्रिंटेड स्लिप्स निकाल के देते हैं. तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, फुली कंप्यूटराइज. Duties of auditor. Auditor is familiar with and is satisfied with all the norms parameter as per the latest RBI guideline which are incorporated and built into the system that generate information data. तो auditor को सबसे पहले अगर fully computerized system है तो आपको तो system को check करना पड़ेगा, क्या system के अंदर सारे rules and regulation जो कि RBI ने बोले क्या वैसे लगे हैं या नहीं लगे.
दूसरा, द ऑडिटर शुड नॉट गो बाय अजम्पशन दैट द सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। क्या बोल रहा है? ऑडिटर को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि सिस्टम से निकला है तो सही तो होगा ही, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे, बल्कि उसे चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद देखना चाहिए कि क्या वो सिस्टम जनरेटेड जो इंफॉर्मेशन है क्या वो सही है या नहीं है। इसीलिए ही आगे जाके सीए बन जाओगे तो भी बेटा पढ़ाई नहीं रुकेगी, तो भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। और वहां पर अपन बातें करेंगे बेटा एक अच्छे कोर्स की जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इस पर या तो तुम डिप्लोमा लोगे तो डीसा करोगे, सर्टिफाइड हो जाओगे तो सीसा करोगे। समझ में? जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बार मैंने एक सेमिनार लिया हुआ है सारे सीएस का जो कि रायपुर में है, और आईसीआई ने मुझे इनवाइट किया था, वो इसी के लिए किया था क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें तो लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, ठीक है, सॉरी 40,000 नहीं, 40 साल, ठीक है, तो 40 साल 50 साल के भी सीए हैं, वो भी मेरा सेमिनार सुनने के लिए आए थे। कारण क्या था? क्योंकि उनको ये करना है, ईसा डीसा उनका पेपर था। समझ में आया? अगर ये सीसा डीसा नहीं करते हैं तो इनको बैंक ऑडिट नहीं मिलता है, और अगर बैंक ऑडिट नहीं मिलेगा तो तुम्हारे घर पे एक बीवी और 2 बच्चे हैं बेटा, उनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तुमको बैंक ऑडिट से ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? आज अगर हम आप रायपुर में रहकर या कहीं पे भी रह करके अगर आप एक सीए बनते हो, प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं, तो आप कम से कम 10-15 ब्रांचेस में आपको ऑडिट होने को मांगता, क्योंकि हर एक ब्रांच आपको 15 से 20 हजार रुपए देगी, तो 3 पेटी महीने का तो बैंक आपको देगा। क्लाइंट तो अलग देगा, क्लाइंट तो एक ही बार आएगा साल में ऑडिट कराने, बैंक है जो हर रोज ऑडिट कराएगा। समझ में? इसके लिए एम्पेनलमेंट में डालना पड़ता है, फिर आपको बैंक ऑडिट मिलता है। तो बैंक ऑडिट्स के लिए आपका डीसा सीसा होना जरूरी है, क्योंकि आजकल सारे बैंक क्या हो गए? कंप्यूटराइज्ड हो गए। अरे आई हैव सीन माय फादर स्टडिंग फॉर डीसा। यस, मेरे पापा ने भी पढ़ा उस समय। वही अगेन जो मैं अभी आपको ज्ञान दिया था कि बेटा कोई भी चीज नहीं आती है तो इजी रहती है, तो पापा के लिए भी इजी थी क्योंकि वो नए नए में ही बन गए। दूसरा एग्जाम मतलब लाइक जब सीसा डीसा आया, फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया नहीं हो पाया, सेकेंड टाइम उन्होंने दिया हो गया, लेकिन कंप्यूटर्स में ही इज नॉट प्रो, बट वहां पे पूरी चीजें कंप्यूटर के बारे में ही है। अभी तो लेवल अप हो गया, बहुत लेवल अप हो गया, उनके टाइम पे उतना लेवल अप नहीं था। एमसीक्यू आज भी था, तभी भी था, अभी भी मैं देख रहा हूं इतने सारे सीएज हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊं ना, तो जब मैंने सेमिनार लिया तो मेरा 2 दिन गई था, तो द चार्टर्स ओवर देयर वर सो इम्प्रेस्ड दैट दे आस्क्ड कि भाई तू एक काम कर, उन्होंने ऐसे ही बोला, सर्वर तो बोला नहीं, बोले भाई तू एक काम कर, हम लोग इतने लोग हैं, कल नाटा आके बैठ जाएंगे, जो फीस बोलेगा वो देंगे, बस तू पास करवा दे, खत्म कर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो सीए 40-50 साल वाले हैं, मतलब दे आर नॉट प्रो टू कंप्यूटर। ऊपर से अब ये चीजें आ गई हैं जिसके अंतर्गत आपको सिस्टम के अंदर बैठ के सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करना है। व्हाट्सएप तो अभी अभी सीखा है, लोगों का स्टेटस देखना, एडिट करना, ये सब तो अभी अभी पता चला है। वो अचानक से वो वाली चीज करनी पड़ जाएगी तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो अलग कंसेप्ट होता था। तो भाई आज भी मतलब लोग मर रहे हैं, सीए मर रहे हैं कि भाई नहीं डीसा और सीसा हो जाए, बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब तो टफनेस लेवल काफी बढ़ा दी है, एक टाइम पे बहुत कम थी, तब लोगों ने कुछ लोगों ने किया, तब क्या हो जाता था, होता ये था कि भाई अभी कैसा होता था, लाइक जैसे पापा ने डीसा सीसा कर लिया ना, तो जो सीए नहीं कर पा रहा था ना, वो पापा को बोल रहा था पार्टनर बन जाओ तुम मेरे, स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे नाम से मैं क्या डालूंगा ऑडिट, तुम अपने उसमें भी करो इसमें भी करो, क्योंकि बैंक ऑडिट बोले करना तो आर्टिकल को, उसको तो आता ही होगा। समझ में आया? तो अपन को तो ऑडिट लेना है बस। तो इस कारण से दैट वाज द थिंग, तो वो इतना वो हो जाता, तो आपको इसके बाद भी करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो डीसा एंड सीसा के लिए तैयार है, अदरवाइज आपको बैंक ऑडिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड बैंक हो गए, आपको सिस्टम के अंदर घुस करके सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल ऑडिटर्स खत्म कि भाई टिक 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 कर रहे हो, अब आपको सारा ऑडिट किससे करना है? कंप्यूटर बेस्ड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो, बैंक ऑडिट अप्रोच, ठीक है भाई। बैंक ऑडिट अप्रोच में सबसे पहली चीज कोई बहुत खास नहीं है, याद करेंगे हम कोई भी ऑडिट में जाते थे पहले समझते थे धंधा, फिर धंधा करने का तरीका, वही कंसेप्ट है। ड्रॉइंग एन ऑडिट प्लान और कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक। ड्रॉइंग एन ऑडिट प्लान में द ऑडिट प्लान शुड बी ड्रॉन अप बेस्ड ऑन द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन है, लेवल ऑफ एडवर्स फीचर, level of compliance based on previous report and audit risk based on inadequacy or breach of internal control। तो आपको प्लान बनाना है, लेकिन प्लान बनाने से पहले देखना ऑपरेशंस कैसे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस जो बहुत खराब है,
कंप्लाइंस कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस ऑडिटर ने क्या बोला इनके बारे में, ठीक है। और आपको ये भी देखना है ऑडिट रिस्क कितना है। ये सब देख करके आप क्या बनाएंगे भाई, प्लान बनाएंगे। प्लान बनाएंगे मतलब आप क्या करेंगे, इसका एनटीई सेट करेंगे। लेकिन जैसा अपन ने समझा है कि पहले समझो धंधा, फिर समझो धंधा करने का तरीका, उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। तो भाई अब ये ऑडिट प्लान को ड्रॉ करने के लिए पहले तो नीचे जाना पड़ेगा, धंधा करने का तरीका समझना पड़ेगा। अब धंधा करने के तरीके के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि क्या इन लोगों ने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को खत्म करने के लिए, क्या इन्होंने एक अच्छा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला कंसेप्ट लगाया है क्या, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकंसिलेशन ऑफ पोजीशन, सेटिंग अप लिमिट्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, फिजिकल सिक्योरिटी, कंटिजेंसी प्लानिंग, ये सब यहां पर है या नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक ही इंसान सारे काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, ऐसा होता है कि नहीं कि भाई जैसे अगर मैं आपको पता होगा तो 3:30 बजे बैंक बंद हो जाता है, लेकिन वहां के लोग 7:30 8 बजे तक काम करते हैं, तो रात भर रिपोर्टिंग ही चलती है। कैशियर रिपोर्ट करेगा अपने मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट करेगा बैंक मैनेजर को, बैंक मैनेजर रिपोर्ट करेगा रीजनल मैनेजर को, रीजनल मैनेजर रिपोर्ट करेगा जोनल मैनेजर को, जोनल मैनेजर रिपोर्ट करेगा ऊपर इंडिया लेवल पर। तो ये रिपोर्टिंग रात को हर दिन चलती है। हर दिन का काम इसीलिए ही क्योंकि एक भी दिन का कुछ लफड़ा रह गया तो लफड़ा बढ़ते 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 कब करोड़ों खरबों का हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहां पर रिपोर्टिंग का है या नहीं। अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन क्या अपने मन से कर लेते क्या, अप्रूवल होना चाहिए। भाई किसी को लोन दे रहे हैं तो 2-3 लोगों के साइन होंगे उस लोन अग्रीमेंट में। ऐसा नहीं एक ही इंसान ने बोला हाँ भाई इतने का लोन चाहिए, हाँ भाई कल आ जाना है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ पोजीशन, सेटिंग अप लिमिट्स कि भैया इसकी लिमिट इतनी ही है। जैसे कि भाई अब होता है जैसे कि आप बैंक गए 10 लाख का लोन मांगा, मैनेजर डन कर देगा। लेकिन आप बोले भैया 2 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक बोलता है भैया मुझे अपनी रीजनल ब्रांच से बात करनी पड़ेगी। आपने बोला 20 करोड़ का लोन चाहिए, बोलेगा जोनल ब्रांच से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो ये क्या है भाई, ये हो जाती है उनकी सेटिंग अप लिमिट्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान ये बोल रहा है कि भैया मैंने आपको 3 बिल्डिंग अपनी क्या दी थी, मॉर्गेज पे दी थी, समझ में आया, गिरवी रखी थी, अब मैंने काफी बड़ा लोन पे कर दिया है, मेरी 2 बिल्डिंग फ्री हो सकती है, तो क्या ये 2 बिल्डिंग आप मेरी फ्री कर दो, मुझे उसमें से एक बिल्डिंग को बेचना है या कुछ करना है, जो भी करना होगा। तब 3 बिल्डिंग दी थी, लोन का अमाउंट कम ही रह गया है। तो फिर ऐसे केस में एक्सेप्शनल केस है जहां पर एक इंसान क्या कर रहा है, गिरवी की हुई चीजों को पेमेंट से पहले ही छुड़वा रहा है, तो ये दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो इसके लिए एक्सेप्शनल तरीके से आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अरे आया कि नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी, कंटिजेंसी प्लानिंग, ये सारी चीजें। क्या ये बात समझ में। इसमें इंटरनल कंट्रोल में ऑडिटर को देखना पड़ेगा कुछ 6 सवालों के जवाब। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। क्या बेटा, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। हु मतलब कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। कौन क्या कब कहां क्यों कैसे, कौन क्या कब कहां क्यों कैसे, कौन क्या कब कहां क्यों कैसे। अरे आए कि नहीं आए, चलो। तो इंटरनल कंट्रोल पर आपको 6 सवालों के जवाब देखने। पहला है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। हु मतलब कौन कंट्रोल को परफॉर्म करता है, हु परफॉर्म्स द कंट्रोल। भाई इंटरनल कंट्रोल है, कौन परफॉर्म करता है। What evidence is available to prove that control is performed? क्या एविडेंस है जिससे पता चले कि हाँ कंट्रोल क्या किए गए, परफॉर्म किए गए। when and with what frequency is the control performed? कि भैया क्या फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल क्या है, परफॉर्म किया जा रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, when। ठीक है। where is the evidence of performance of control retained? कहां पर मिलेगा ये चीज पता करने के लिए कि हाँ कंट्रोल को परफॉर्म किया गया। फॉर हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस रिटेन एंड इज द एविडेंस एक्सेसिबल। वाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर प्रिवेंटेड, हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटी, कैन दीज एक्टिविटी बी बाईपास, कैन द बाईपास इफ एनी बी डिटेक्टेड, हाउ आर द डिविएशन रिजॉल्व एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर रिजॉल्विंग द एक्सेप्शन। क्या ये बात समझ में आई।
पक्का, तो ये याद रखना पड़ेगा। पहला करना है प्लानिंग, फिर करना है कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसके बाद क्या करना होगा? एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन। भाई आपने प्लान बना लिया, आपने परफॉर्म कर लिया इंटरनल कंट्रोल की स्टडी, अब आपको एंगेजमेंट टीम को भी तो बताना पड़ेगा। अब एंगेजमेंट टीम के साथ आप जब डिस्कस करेंगे तो क्या मैटर डिस्कस करेंगे? आपको क्या लगता है क्या बताओगे एंगेजमेंट टीम को? इतना इंटरनल कंट्रोल पढ़ा, इतनी प्लानिंग किया, तो क्या बताओगे कि रोमम कहां पर ज्यादा है, किस टाइप का रोमम होगा, मतलब कौन कौन से एरर ऐसे हैं जो कि होने के चांसेस है, कौन कौन से एरर ऐसे हैं जिन पर अपन को खास ध्यान देना पड़ेगा, किस टाइप के एरर पहले हमें मिल चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं प्रीवियस ऑडिटर को, अगर ऐसा एरर मिलेगा तो तुम क्या करोगे, ऐसी चीजें अपन को क्या करनी पड़ेगी? डिस्कस करनी पड़ेगी। तो पढ़ेंगे, पहला पॉइंट समझाएंगे विनय, सॉरी अहमद। यस, पहला पॉइंट मैटर टू बी डिस्कस्ड, क्या बोल रहा है? ओके, ऐसे एरर्स जो कि चांसेस है कि अकर हो सकते हैं, एरर डेट आर मोर लाइकली टू अकर। नेक्स्ट, हाँ अंकुर। ओके, एरर विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, कैसे फ्रॉड किया जा सकता है, किसके द्वारा? बैंक ऑफिशियल के द्वारा। किस किस टाइप के फ्रॉड किए जा सकते हैं? ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल skepticism throughout the audit and need to alert for what? बोलो ना। That need to alert for information that indicate that material misstatement may have occurred. अरे yes or no? तो मैटर टू बी डिस्कस में सबसे पहली चीज अगर अपन बात करें तो हो जाती है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाता है? प्रायर ईयर में अगर हमें कोई मिला होगा। नेक्स्ट क्या हो जाता है बताइए? प्रोफेशनल skepticism। प्रोफेशनल skepticism ये वाला ना, ई वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका कौन सा? दैट इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट। फिर आ जाएगा आपका रिस्क, और फिर आ जाएगा आपका फ्रॉड। प्रोबेबल एरर वाला पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट। प्रायर पीरियड वाला पॉइंट बी पॉइंट। प्रोफेशनल skepticism ई पॉइंट। एमएमएस एफ पॉइंट। रिस्क वाला पॉइंट डी पॉइंट, और बच गया सी पॉइंट। यस और नो? लेकिन इसे याद कर पाएंगे? कैसे याद कर पाएंगे बेटा? P3MRF। यस और नो? तो मैटर टू बी डिस्कस में क्या बोलेंगे? P3MRF। P फॉर प्रोबेबल एरर, P फॉर प्रायर ईयर, P फॉर प्रोफेशनल skepticism, M फॉर MMS, R फॉर रिस्क और F फॉर फ्रॉड। P फॉर प्रोबेबल एरर, P फॉर, फिर P फॉर, फिर M फॉर MMS, R फॉर रिस्क और F फॉर फ्रॉड। चलिए नेक्स्ट क्या? बेनिफिट ऑफ डिस्कशन। बताइए क्या बेनिफिट होते होंगे डिस्कशन करने से? हाँ, ओके, टीम मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। वेरी गुड। और क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजों का एक डिस्कशन हो जाता है। वेरी गुड। और रिस्क, ओके, कहां पे काम में वो डिस्कस हो जाता है। इससे ये चीज समझ में आ जाती है क्या संभाल सकते हैं, क्या नहीं संभाल सकते। जो चीज नहीं संभाल पाएंगे उसे अपन को किसी और को डेलीगेट करनी पड़ेगी। अच्छा, जो संभाल सकते हो वो आपको डेलीगेट कर देंगे, जो नहीं संभालोगे उसको किसी और को करनी होगी। कोई और जो आएगा वो एक एक्सपर्ट टाइप का आदमी होगा, स्पेशलिस्ट। आया कि नहीं है?
तो फिर यहां पर आ जाता है पहला, अपॉर्चुनिटी फॉर टीम मेंबर टू शेयर देयर इनसाइट्स बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द बैंक, opportunity for team member to exchange information about the business risk, to make understanding among the team member about the effect of the result of risk assessment procedure on other aspects of the audit, including decision about NTE of the further audit procedure. अरे yes or no? तो ये बेसिकली हो जाता है. चलिए, तो आपने देख लिया दोस्तों, पहला ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान. कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा अपन ने, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ. फिर एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन में 2 क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ डिस्कशन एंड मैटर टू बी डिस्कस्ड. बताएंगे दोस्तों, कोई भी डाउट इसमें? फिक्स है. चलिए, अब अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग अपन सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं. आपके सामने है दोस्तों सेक्शन 29, 30, 31 एंड 32. सेक्शन 29 जो है दोस्तों वो बात करता है किसके बारे में, फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जिसमें बैलेंस शीट जो है वो पार्ट ए में दिया गया है 3rd शेड्यूल के, और पीएनएल जो दिया हुआ है पार्ट बी में दिया हुआ है किसके, 3rd शेड्यूल के. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन को कौन से फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों, जो कि अंडर सेक्शन 133 दिया हुआ है. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन साइन करता है, प्रिंसिपल ऑफिसर प्लस कितने डायरेक्टर, 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर. तो यहां पर भी यही बातें की गई है. क्या बातें की गई है देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर. अगर हम बात करें, एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड पीएनएल in the form set out in 3rd schedule of the act or as near there to the circumstances admit. Form A of the 3rd schedule to Banking Reconciliation Act contains the form of balance sheet and Form B contains the form of P&L. क्या वही दिख रहा है? Every banking company need to comply with the disclosure requirement under the various AS as given in 133 of the Companies Act 2013. तो सेक्शन 133 of the Companies Act में क्या दिए हुए, AS दिए हुए. आपको वही AS को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. अरे यस और नो. चलिए, अच्छा एक बहुत अच्छी बात दी ऊपर, क्या लिखा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील विद द फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड द ऑथेंटिकेशन. दीज आर आल्सो एप्लीकेबल टू नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई, सब्सिडीज ऑफ एसबीआई एंड आरआरबी. सभी के ऊपर ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो क्या लगता है बताइए, लागू होता है. अब ऑडिट के बारे में क्या बोला है, ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर इज अ पर्सन हु इज ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन सेम जो 141 में अपन पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद होगा सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कौन कौन नहीं बन सकता, ऑफिसर नहीं बन सकता, पार्टनर ऑफ ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय नहीं बन सकता, एक ऐसा पर्सन जिसने खुद ने, पार्टनर ने या फिर उसके रिलेटिव ने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, किसकी, चकास की, या फिर लोन लिया है किससे, चकास से, या तो फिर भाई गारंटी दी है किसको, चकास को, या फिर उसका बिजनेस रिलेशनशिप है किसके साथ, चकासस के साथ. याद आ रहा है. तो ये सारी चीजें. चलिए, रेम्युनरेशन सेक्शन 142 में दिया हुआ है, वैसे ही होगा. फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 कॉपी देना पड़ता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट की विद आरबीआई एंड आरओसी विद इन 3 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड. ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो भी यहाँ पर पे भी लिखी है. क्या लिखा गया, कौन करेगा, अ पर्सन ड्यूली qualified under any law for the time being enforced to be the auditor of the company. चलो भाई, एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. एलिजिबिलिटी बताओ क्या लिखा हुआ है, सेम है सेक्शन 141. रेम्युनरेशन सेम है सेक्शन 142. पावर्स एंड ड्यूटीज सेम है सेक्शन 143. एक्सेप्शन, caro is not needed. Instead of loafer is given to बैंक एंड आरबीआई. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देखेंगे, अलग अलग बैंक्स के ऑडिटर के बारे में बात की गई है. एसबीआई का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, कैग, इन कंसल्टेशन विद सीजी. नेशनलाइज्ड बैंक का कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. आरआरबी का कौन करेगा, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक करेंगे. अब बैंकिंग कंपनी का कौन करेगा, शेयर. पढ़ेंगे और याद करेंगे फटाक से.
चलिए बताएंगे एसबीआई का कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, विद कंसल्टेशन विद सीजी, नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक का बीओडी, आरबीआई से पूछ के, आरआरबी का बीओडी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के, और बैंकिंग कंपनी का शेयर होल्डर्स आरबीआई से पूछ के। रेम्युनरेशन देखेंगे दोस्तों, आरबीआई इन कंसल्टेशन विथ सीजी। नेक्स्ट, बताएंगे दोस्तों। बताइए, पढ़ लिया क्या पूरा? तो सिर्फ बैंकिंग कंपनी है जिसका शेयर होल्डर के पास जाता है क्या ऑडिट रिपोर्ट, बाकी सबका किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। यस और नो? चल, ऑडिट रिपोर्ट स्पेशल फीचर्स, क्या सेम पिंच आ गया क्या? देखो, देखा देखा सोना सोना, वही हो गया इसका पॉइंट नंबर ए और डी, सेम पिंच हो गया, वही अपन ने पढ़ा था यही सब। या रुको, इसको काटा है क्या आपने? काट दिया? नहीं है तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे का थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, ज्यादा फैला फैला के लिखा है, तो नीचे का शायद तो ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, लेकिन हल्का सा नीचे थोड़ी सी चीजें ज्यादा बेहतर दी हुई है, तो अगर आप नीचे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, दोनों वैसे सेम है, हल्का सा इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें अच्छे से दी हुई है। क्या ये बात समझ में? पक्का? तो यहाँ पे लिख लो भले ही सेम एज, अगर आपको नीचे वाला पढ़ना है तो ऊपर जाकर के लिख लेना कौन सा पेज नंबर 165 कंसेप्ट नंबर 7, ऐसा कर लो कि अगर नीचे से पढ़ना होगा तो यहाँ पर आप ऐसा कर लो कि रीड फ्रॉम पेज 165.7। अरे आया कि नहीं आया? चलिए, चलिए नेक्स्ट क्या है? एडवांसेस। एडवांसेस क्या होते हैं? लोन कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, किसको? पब्लिक को। वेरी गुड। और ये क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट है, किसकी? बैंक्स की। तो वही सब चीजों के बारे में दिया। व्हाट डू एडवांसेस कंप्राइज, एडवांसेस में क्या होता है? तो टर्म लोन होता है, सीसी होता है, बिल डिस्काउंटेड होता है, पार्टिसिपेशन इन रिस्क शेयरिंग बेसिस या इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन्स, ठीक है। इसके लिए आपको कैसे डिस्क्लोज करना पड़ता है बैलेंस शीट में? तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अलग से, सीसीओडी अलग से, टर्म लोन अलग से दिखाना पड़ता है। फिर वो सिक्योर्ड बाय टेंजेबल एसेट है कि नहीं, कवर्ड बाय बैंक गारंटी है कि अनसिक्योर्ड है, एडवांसेस इन इंडिया है कि एडवांसेस आउटसाइड इंडिया है, प्रायोरिटी सेक्टर को कितना है, बैंक्स को कितना है, पब्लिक सेक्टर को कितना है, अदर्स कितना है, ड्यू फ्रॉम बैंक कितना है, ड्यू फ्रॉम अदर कितना है, ड्यू फ्रॉम बैंक में बिल परचेज एंड अदर्स, और यहाँ पे ड्यू फ्रॉम अदर में सिंडिकेटेड लोन। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है उसको
डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये डिस्क्लोजर करने के क्या दे दिए हैं, तरीके दे दिए हैं। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यही आपको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्क्लोजर किया जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़े, चलिए फिर यहां पर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब आ रहा है ये सबसे बड़ा खेल, ठीक है। यही है इस पूरे चैप्टर की जान, जो कि अपन को खासकर देखना है, जो कि ऑडिट का पार्ट नहीं है, बट यस इट इज अ पार्ट जो कि अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करता है। पहले इस कंसेप्ट को मुझे इतना अच्छे से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, रीजन बीइंग पहले एडवांस अकाउंट्स का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब क्योंकि एडवांस अकाउंट्स के पार्ट में आपको ऑडिट अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज नहीं है, तो इसको अपन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस जो किसने दिया है, बैंक ने दिया है, उसको एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स अपन को क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक चीज समझो, जब आप किसी को लोन देते हैं और बदले में कुछ गिरवी में भी रखवा लेते हैं, तो भी आप 100% सिक्योर्ड हो जाते क्या, नहीं। सामने वाला इंसान जो है वो पैसा देगा कि नहीं देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कई बार लोग अपनी कोई भी चीज गिरवी रखना चाहते हैं, लोन ले लेते हैं। कई बार कई लोग कुछ गिरवी ना भी रख करके हमसे लोन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो ऐसे ही केस किसका भी है, बैंक का भी है। भाई बैंक हमसे क्या मांग रहा है, सॉरी बैंक का लोगों को क्या दे रहा है, लोन बांट रहा है। अब ये जो लोन बांट रहा है ना, इस लोन को प्रोविजंस हमें बना करके चलना पड़ता है, क्योंकि भाई चांसेस आर वेरी मच कि लोन जो है वो क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। इसीलिए इसको ना अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे एक कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, एक कैटेगरी जिसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। तो एक होती है स्टैंडर्ड एसेट, एसेट ही तो है ना बैंक के लिए, एडवांस क्या है, एसेट है बैंक के लिए। तो एक कैटेगरी है स्टैंडर्ड एसेट, एक है कैसा, सब स्टैंडर्ड एसेट। फिर उसके अंदर हो जाते हैं डाउटफुल एसेट, फिर उसके अंदर हो जाती है लॉस एसेट। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से उन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया, और उसी बात को अपन यहां पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा एक स्टैंडर्ड लोन, स्टैंडर्ड के बाद स्टैंडर्ड रेगुलर, और एक दिख रहा है स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसमें SMA 0 होता है और एक होता है SMA 1। फिर एक आप देख पा रहे हैं बाजू में NPA लोन। NPA लोन मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट लोन, मतलब ये एसेट तो है लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है, ये कोई काम के नहीं है। हमने लोन दे रखा है, सामने वाले ने लोन ले रखा है, सामने वाला खा गया, हम बस एसेट पे एसेट दिखाए जा रहे हैं कि उससे पैसा लेना बाकी, उससे पैसा लेना बाकी है, लेकिन वो देने वाला नहीं है। तो वो कौन हो गया हमारा, NPA। अब देने वाला एकदम मुंह पे आके उसी दिन नहीं बोलता जा नहीं दूंगा, वो नखरे दिखाता है। आप उसे फोन करो, वो बोलता है हाँ साहब रास्ते में, फिर फोन करो हाँ सर बाहर ही खड़ा हूं, फिर फोन करो अरे आपकी दुकान के बाहर से ही वापस गया हूं, 2 मिनट अर्जेंट काम आ गया। ऐसे फोन करते करते हफ्ते महीनों बीत जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर धीरे धीरे उसके नखरे सामने आते, फिर धीरे धीरे वो नाटक करता है, थोड़ा मोड़ा पेमेंट करता है, फिर छोड़ देता है। ऐसे करते करते आखिरी में फिर बोलता है जा जो करते बनता कर ले। तो ऐसे धीरे धीरे होता है ना, एकदम से पहली बार में नहीं बोलता वो। तो इसीलिए वो जो NPA लोन है वो पहले सब स्टैंडर्ड होता है, फिर वो डाउटफुल होता है, फिर वो लाश होता है। अरे आया कि नहीं आया। तो अगर देखा जाए तो इस सब चीजों में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसीलिए अपन को इसे कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो कैटेगराइजेशन होगा या तो भाई स्टैंडर्ड लोन होगा या तो NPA लोन होगा। अब स्टैंडर्ड में भी या तो स्टैंडर्ड एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है जिसे अपन स्टैंडर्ड रेगुलर बोलेंगे, और एक है तो अच्छा लेकिन थोड़ा नाटक दिखा रहा है, पता है पैसा आ जाएगा लेकिन तुरंत तुरंत नहीं दे रहा है, हो जाता है। अरे सामने वाला देना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, अच्छा डूबेगा भी नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपना फॉर एग्जाम्पल घर गिरवी रखा, मुझसे 10 लाख रुपए लिए। अभी पैसा डूबेगा तो नहीं, क्योंकि उसका घर 1 करोड़ रुपए का है और मैंने बदले में से उसको क्या दिया, 10 लाख रुपए। लेकिन ना वो पैसा नहीं दे रहा यार, मतलब वो नाटक कर रहा है, बोल रहा ठीक है सर देता हूं, अगले महीने पक्का देता हूं, ब्याज और प्रिंसिपल दे ही नहीं रहा है। लेकिन मुझे ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास 1 करोड़ का क्या है, घर है। लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, भाई ये पैसा क्यों नहीं दे रहे। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान ने पैसा लिया हुआ है, अब वो किसी भी रीजन से नहीं देते, हम थोड़े नेगेटिव ही चलते रहते हैं कि अरे यार पैसा डूब जाएगा डूब जाएगा डूब जाएगा। जैसे मैंने भी बहुत लोगों का पैसा खाया होगा, ऑब्वियस है। अब कईयों को पैसा देना है, यस मेरे साथ होता ही है यार, मैं तो एकदम फैक्ट ही बता रहा हूं। अब किसी को पैसा देना है और मान लीजिए ऐसा हो जाता है
कि भाई मैं टाइमली नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ माई बिजीनेस। उसका फोन आया, सर अभी पैसा नहीं डाले। मैं कहा हाँ यार करता हूँ ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बिकॉज ऑफ आवर बिजीनेस, बिकॉज हम उसे प्रायोरिटी नहीं दे, इंटेंशन खाने का बिल्कुल नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, बिजीनेस, कि नहीं जा करके दे पा रहे हैं। जैसे पार्टी हुई अभी, अब पार्टी हुई तो भाई उसको अपन ने कर दिया सब कुछ, जो ऑनलाइन करना था थोड़ा ऑनलाइन किया ठीक है, और ऑनलाइन करने के बाद बाकी मुझे दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर करना था, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं कराता हूँ। फिर उसका फोन आया, बोले सर ऑनलाइन मत कराओ, मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप कैश करवा दो। मैंने कहा ठीक है, छोटा सा अमाउंट कैश का बचा था। एक दिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि लिफ्ट खराब है उसकी। अरे है कि नहीं है। फिर मैंने एक दिन उसको फोन किया, मैं कहा लिफ्ट सुधर गई, बोले हाँ साहब सुधर गई। फिर मैंने कहा फिर मैं आता हूँ, लेकिन फिर मैं क्या हो गया, 2 दिन लाइन बाय लाइन बहुत बिजी हो गया। फिर उसका शाम को फोन आता था, मैं बोलता बस भाई करवा रहा हूँ, फिर रख दिया। फिर उसका फोन आता था, मैंने कहा कल करवाऊं चल जाएगा क्या, बोलता था ठीक है। उसके बाद कल आने वाला, कल जो यस्टरडे वाला कल था, वो मेरा बीमारी में चला गया। तो फिर एट लास्ट में सोचा यार ऐसे में अपनी गुडविल खराब हो रही है, तो फिर मैंने आशीष सर को बोला आप जाकर के पे करके आ जाओ। तो ये क्या हुआ भाई, ऐसा नहीं था कि मेरी नियत नहीं है देने की, द थिंग इज दैट कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा। अब अगर यही चीज स्ट्रेच होती जाती तो फिर उसको भी तो डर लगता ना। अभी तक के वो भी टेंशन नहीं लिया, वो भी मेरे को रोज फोन नहीं करता था, उसका फोन 3 दिन के बाद से आना चालू हुआ। अरे आया कि नहीं, उसको लगा दे देंगे वैसा। तो ऑन दैट बेसिस ये क्या कंसेप्ट था कि भाई एक हो जाता है SMA 0। SMA 0 मतलब हल्का हल्का स्ट्रेस सिग्नल आ रहा है कि यार ये दे नहीं रहा है, ड्यू डेट आ गई है फिर भी क्यों नहीं दे रहा है, थोड़े दिन रुक गए फिर भी दिक्कत जा रही है। हाँ पैसा जाएगा कहीं नहीं। एक दिन तो मैं ही उसको बोला भाई तू आकर के दे जा, ले जा ले, मतलब समझ में आया कि भाई तू ही आ जाए यहाँ पे, ये रहा पता, आप यहाँ से निकलोगे लेकर के चले आओ यार, मेरे पास आदमी नहीं है। बोला सर मेरे पास भी आदमी नहीं। मैंने कहा फिर रुक और क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है, उसको दिक्कत ये भी नहीं थी कि जब मैं बोल रहा हूँ कि आके ले जा ले, डेट मीन्स मेरी नियत है देने की, ठीक है। उस समय पे भी अपन दे रहे थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि वो बोला नहीं सर इस अकाउंट में मत डालो, दूसरे अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो उसका कंपनी का अकाउंट में कुछ लफड़ा था, तो उसे मेरे को फिर अकाउंट्स दूसरे बताया, तो वो सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ, ये अब मैं अगर थोड़ा डिले कर रहा हूं तो वो किस में जाएगा, SMA 0 में। अब अगर मैंने डिले करते करते कितना कर दिया, 31 दिन से 60 दिन में कर दिया, तो ये किस में चले आएगा, SMA 1 में। अरे आया कि नहीं आया, पक्का। अब ये 60 दिन के भी ऊपर जाएगा, अब स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, समझ है। फिर इसको अपन कहां डालेंगे, SMA 2 में, ओवर ड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज। अब 90 दिन तक के अगर कोई नहीं दे रहा, मतलब समझो नियर डामाडोल वाली है, फिर अपन इसे कहां डालते बेटा, NPA में डालते। तो पहले होता है वो स्टैंडर्ड में रेगुलर, उसके बाद आ जाता है SMA स्पेशल मेंशन 0, 1, 2, फिर वो आगे जाता है। क्या ये बात समझ में, पक्का अच्छे से। अगर हम बात करें दोस्तों, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में, पेज 167 पे आएंगे। यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों क्या, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन 3 थिंग्स। हमें 3 चीजों के बारे में, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। 3 चीज कौन कौन सी, पहला है इनकम रिकॉग्निशन, क्या हम इनकी इनकम को रिकॉग्नाइज करें कि ना करें, क्योंकि हो क्या रहा है, जिसने लोन लिया वो ब्याज भी देने वाला है। अगर वो ब्याज नहीं दे रहा है तो अभी मैं क्या करूं उसको, मतलब अभी तो पैसा ही नहीं दे रहा है, मैं उसको अगर मान लो डाउटफुल मान रहा हूं कि सब स्टैंडर्ड मान रहा हूं कि SMA 1 मान रहा हूं, SMA 2 मान रहा हूं, किस में है वो, और उसके हिसाब से इनकम रिकॉग्निशन का क्या करना है। क्या इनकम को मैं अक्रूवल बेसिस पे करूं कि कैश बेसिस पे करूं, पहला सवाल ये आ जाता है। दूसरा, एसेट को कहां क्लासिफाई करूं, क्या स्टैंडर्ड में रखूं, NPA में रखूं। तीसरा, प्रोविजनिंग मतलब भैया अब डर लग गया है, पूरा पैसा तो नहीं आएगा, छोड़ो छाड़ो, जितने पे निपट रहा है निपटाओ इसको, क्योंकि इसकी देने की नियत है नहीं। अब जितना है थोड़ा अपन को प्रोविजन तो बना करके चलना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रोविजन है कि भैया डूबत खाते में जाएगा ही जाएगा। और आप एक लोन मत सोचो ना, एक बैंक ने तो लाखों की तादाद पे लोन दिए, रुपए नहीं बोल रहा हूं, लाखों लोगों को लोन दिए। लाखों में कोई ऐसा होगा जो अच्छा होगा, जो दे रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो 0 है, खत्म हो गया, देगा ही नहीं पैसा। कोई ऐसा होगा जो भाई क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा, थोड़ा थोड़ा नाटक कर रहा है। तो भाई अपन को तो पूरे लेकर के चलना है ना। क्या 100 करोड़ का लोन दिया तो 100 करोड़ के लोन में कुछ पार्ट प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, इनकम रिकॉग्निशन ये सब देखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अपन को देखना पड़ता है, NPA एक कंसेप्ट होता है। अब NPA मतलब कि जैसा अभी मैं आपको बता चुका हूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी को भी अगर आपको करना है, तो जैसा कि आपने यहां पर देखा है, तो यहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होगा, जब वो कितने दिन को क्रॉस कर लेगा, 90 डेज। मतलब कोई भी ऐसा लोन जिसका इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो गया, तो हम उसको किस में डाल देंगे,
एनपीए में डालें। एनपीए के अंदर फिर वो सब स्टैंडर्ड में आएगा, डाउटफुल में आएगा या फिर लॉस में आएगा। समझ में आएगी नहीं? तो पहले अगर आपको किसी को एनपीए में डालना है तो एन एसेट बिकम्स एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। एनपीए इज अ लोन और एडवांस वेयर लोन और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन कितने मंथ्स बेटा? कितने मंथ्स? 3 मंथ्स, मतलब कितने डेज हो गए? 90 डेज। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का अच्छे से? तो इसके लिए भी समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, चार्ट बना के रखा है। वेरी गुड दोस्तों। ड्यू डेट है, ड्यू डेट से अगर आप 90 दिन तक के हैं तो आप क्या है? स्टैंडर्ड। 90 दिन के बाद आप कहां जाएंगे? एनपीए में जाएंगे। अगर आपने 90 दिन तक के क्या नहीं दिया? इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। किसका? प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया ड्यू डेट से लेकर के कितने दिन तक के? 90 दिन तक के, तो हम आपको स्टैंडर्ड मानेंगे, लेकिन 90 दिन के बाद हम आपको एनपीए कर देंगे। अब एनपीए में भी 3 कैटेगरी है, पहली सब स्टैंडर्ड, दूसरी और तीसरी लॉस। पहले 12 महीने जैसे एनपीए हो गए, उसके पहले 12 महीने दैट इज 1 साल तुम रहोगे सब स्टैंडर्ड। पहले 12 महीने क्या रहोगे? सब स्टैंडर्ड। आगे के 2 साल आप रहेंगे डाउटफुल। आगे के 2 साल, सेकेंड साल नहीं बोला, आगे के 2 साल, टोटल 3 साल। 1 साल रहे सब स्टैंडर्ड, आगे के 2 साल रहोगे क्या? डाउटफुल। क्या आपको ये बात समझ में? पक्का। डाउटफुल में भी D1, D2, D3 चलता है। लॉस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉस तो कभी भी कर सकते हो, जब आपको दिख रहा है कि कहानी खत्म तो डूब गए, नहीं तो डाउटफुल डाउटफुल खेलते रहो। समझ में आए? तो D1, D2, D3 ऐसे हम डाउटफुल का बनाए। सर ऐसे क्यों किया? डाउटफुल एक ही रहने देते बेटा। D1 में अभी हम ना थोड़ा थोड़ा सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, इसके प्रोविजंस अपन कम अमाउंट के बनाएंगे। D2 प्रोविजन ज्यादा अमाउंट के बनाएंगे। D3 प्रोविजन 100% ही बना देंगे कि ये पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन इसको लॉस में डालें कि नहीं डालें, वो बाद में डाला जाएगा जब हमारा ऑडिटर हमको बोलेगा या आरबीआई बोलेगा, तो हम उसे लॉस ट्रीट करेंगे, नहीं तो डाउटफुल 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 ही चलता रहेगा। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि पहले वो होता है सब स्टैंडर्ड 1 साल तक, आगे के 2 साल वो क्या होता है? D1। उसके बाद फिर और तीसरा और चौथा अगर अपन बात करें तो 2 साल के बाद जो बचा हुआ और आगे 2 साल है वो क्या रहेगा? D2। और उसके बाद आगे। क्या ये बात समझ में? तो इसको अगर अपन ऐसा बोलेंगे तो फर्स्ट ईयर वो सब स्टैंडर्ड रहा, सेकेंड ईयर वो डाउटफुल रहा, थर्ड एंड फोर्थ ईयर वो क्या रहा? D2 रहा, उसके बाद फिफ्थ ईयर वो D3 रहा। इसी को और मैंने नीचे भी बना दिया। पहला क्या है? सब स्टैंडर्ड, उसके बाद D1, D2, D3। अच्छा, तो ये सब स्टैंडर्ड है। जैसे अपन ये बोल रहे हैं, ये जो है हमारा कौन सा? ये वाला, ये क्या रहेगा? D1। ये तो हो गया सब स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया? D1। D1 ये सेकेंड ईयर D1 है। फिर मैंने बोला था 2 साल, 2 साल, 2 साल मतलब थर्ड एंड फोर्थ ईयर हो गया, तो ये हो गया D2 हो जाएगा। तो थर्ड ईयर भी ये D2 रहेगा और फोर्थ ईयर भी क्या रहेगा? D2। और फिफ्थ ईयर से क्या हो जाएगा? D3। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अच्छे से? अब अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज आइडेंटिफाइड that nothing can be recovered on advances by recommendation of auditor या internal auditor या RBI inspector या bank itself। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से? अब ध्यान से सुनो। सर हम ये कर ही क्यों रहे हैं? हमें तो यही नहीं समझ आ रहा, क्या खेल रहे हो आप? D1, D2, D3, D4? बेटा अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, 3 काम करना है। इनकम को रिकॉग्नाइज, एसेट का क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग। अभी मैंने एसेट क्लासिफिकेशन आपको बता दिया कि भैया पहला ड्यू डेट हुआ, यहां से 90 दिन तक के तुम स्टैंडर्ड हो, 90 दिन से लेकर के 12 महीने तक के वहां से तुम एनपीए में आ जाओगे तो तुम हो जाओगे सब स्टैंडर्ड। 90 दिन का 12 महीने कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है तुम रहोगे D1। फर्स्ट ईयर के बाद जो 2 साल रहेंगे वो क्या रहेंगे? D2। उसके बाद क्या रहोगे? D3। और D3 चलता 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 ही रहेगा। सर D1, D2, D3 में क्या अंतर है? अंतर है बेटा प्रोविजनिंग का। हमें प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप याद करिए हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है बेटा वो प्रोविजन पर बहुत बेस्ड है।
हम लॉस का प्रोविजन लेकर के चलते हैं, आपको पता है ये वाली चीज, हम लॉस का प्रोविजन लेकर के चलते हैं। आप ही का केस है, अगर आप अपने घर से आए तो आज आप पैसे लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? यहाँ पे जमा कराने? नहीं बेटा, ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है आपका, लेकिन आपको ऐसा डर लग रहा है कि आज घर जाते आते पक्का गाड़ी पंचर हो जाएगी, आज घर जाते आते पेट्रोल खत्म हो जाए, आज घर जाते जाते हो सकता है गाड़ी में का इंजन जो है बेटा गिर जाए। अरे आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियस सी बात है, आज घर जाने से पहले हमें वाह पानी पूरी खानी है बेटा, भूख लग जाए। तो अगर मान लीजिए भाई ऐसा कुछ होगा तो इसके लिए आप पैसा लेकर के चल रहा है, तो ये आप लॉस की प्रोविजंस बना रहे हैं। आपने कभी ऐसा सोचा नाटक क्लासेस में पैर रखेंगे नीचे 500 का नोट गिरा मिलेगा? क्या ऐसा कभी सोचा? आंसर इज नो। तो आप ऐसा सोच करके ही नहीं चल रहे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अपन अच्छी चीजों की कल्पना नहीं करते, अपन को लगता है जिंदगी में आगे सब बुरा ही बुरा लिखा है। अरे यस और नो? यस। तो इसीलिए यहां पर भी प्रोविजन करना पड़ता है कि अब भाई ये जो कंपनीज है, ये जो एनपीए जो लॉस है, ये लॉस के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि कल के दिन अब ये डूब ही जाएगा। इसीलिए प्रोविजनिंग करने के लिए अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी दिया हुआ है, समझ में? अब अगर मान लीजिए आपकी एसेट है सब स्टैंडर्ड एसेट, कैसी एसेट है? सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो ऐसे केस में आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग के अंतर्गत आपको यहां पर एक करना पड़ेगा 15%। कितनी प्रोविजन करना पड़ेगा बेटा? 15%, ठीक है। और अगर अपन बात करें दोस्तों, यहां पर ठीक कर लेंगे 15% फॉर सिक्योर्ड एंड 25% फॉर अनसिक्योर्ड। तो अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो बोला गया भैया आपको 15% क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। किसका? सिक्योर्ड एसेट का। सिक्योर्ड एसेट मतलब सिक्योर्ड लोन। आपका लोन सिक्योर्ड है, किससे सिक्योर्ड है? कोई ना कोई प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, कुछ ना कुछ किया होगा, उससे सिक्योर्ड है। और अगर अनसिक्योर्ड है तो फिर आप लगा लो कितने का? 25% का। क्या ये बात समझ में? नेक्स्ट, डाउटफुल में अगर आप D1 है तो D1 में आपको बनाना पड़ेगा कितने का? 25%। और अगर आप D2 हैं तो कितना बनाएंगे? 40%। और अगर आप D3 हैं तो 100%। क्या बनाओगे? ये सब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्रोविजन। और अनसिक्योर्ड है तो 100 100 100। बोलो, लॉस में भी कितने का बनाएंगे प्रोविजन? 100। लेकिन लॉस आप खुद नहीं कर सकते बुक, ये बैंक का क्या करेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर बताएगा, आरबीआई के इंस्पेक्शन में होगा तो ही होगा। इसी चीज को मैंने यहां पर भी लिखा है, एक बार पढ़ो प्रोविजन के बारे में। दिख रहा है क्या प्रोविजन? प्रोविजन देखो, बताइए। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग। बोल दो ना जरा। प्रोविजन आपने देखा है, स्टैंडर्ड में नया दिया 0.4%, 0.4%। स्टैंडर्ड में भी प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। अरे आया कि नहीं आया? लेकिन अगर अपन सब स्टैंडर्ड देखें तो भाई यहाँ पे 15 है, 25 है, इधर पे 25, 100, 40, 100 और 100, 100। आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा एक चीज समझो, आपको क्या लग रहा है, जैसे आपने 15% बनाया यहां पर एसएस में, अब D1 होगा तो कितने परसेंट होना चाहिए? 25%। तो मतलब अब आप क्या करोगे? 25% बनाओगे ना, तो 10%। वेरी गुड। नहीं तो ऐसा करते करते तो तुम यहां पहुंच के 100 से ऊपर चले आओगे। अरे आया कि नहीं आया? तो ये क्यूमुलेटिव है।
मतलब अगर यहां पे 0.4% है तो 15% तक लाना है तो 14.6% करोगे। 15 से 25 जाना है तो 10% और ऐड करोगे। 25 से 40 जाना है तो 15% और ऐड करोगे। 40 से 100 जाना है तो 60% और ऐड करोगे। वही चीज यहां पे लिखी कि भैया रेट्स आर क्यूमुलेटिव रेट। अरे आया कि नहीं, जो रेट्स है वो कैसे हैं, क्यूमुलेटिव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक मेन चीज थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई है। यहाँ पे एक हैशटैग दिया, पढ़ करके समझाओ क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड। बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता। मतलब अगर तुम एनपीए हो तो ऐसा नहीं तुम होम लोन पे एनपीए हो, गाड़ी लोन पे नहीं हो। तुमने 4 ठो लोन लेके रखे, तुमने होम लोन डिफॉल्ट किया तो तुम सोचो चलो होम लोन में ठीक है तुम एनपीए कर दो, लेकिन मेरा व्हीकल लोन सही है, मेरा पर्सनल लोन सही है, मेरा एजुकेशन लोन सही है, तो बोले वो नहीं होता, बोरोवर वाइज है। अच्छे नाटक अगर अकाउंट का एनपीए किया तो हर ही अकाउंट में क्या हो गया, एनपीए हो गया। If one advance facility availed by borrower becomes NPA, then all advance facility, including investment security, would be termed as NPA, whether that payment is regular or not. बोल दो ना जरा, पक्का? तो अभी मैंने आपको सिर्फ किसके बारे में बताया बेटा, एनपीए के एक पॉइंट के बारे में बताया। वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। कौन सा पॉइंट, कि जहां पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवरड्यू रह गया कितने दिन से ज्यादा, 90 दिन से ज्यादा। अब ध्यान से समझो, एक और शब्द समझाना है मुझे, आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन इस आउट ऑफ ऑर्डर को पढ़ने से पहले आपको ये आउट ऑफ ऑर्डर समझना पड़ेगा। अरे आए कि नहीं, आउट ऑफ ऑर्डर अलग चीज है, ये सारा कुछ लिख लेना आप बाद में, लेकिन अभी ध्यान से समझो आउट ऑफ ऑर्डर क्या कंसेप्ट है। जैसे मैंने ये वाली जो चीज है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, ये कंसेप्ट लगता है टीएल के ऊपर। टीएल मतलब टर्म लोन के ऊपर। जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं ये लगता है आपका सीसीओडी के ऊपर। क्या आपको पता है व्हाट इज सीसीओडी? कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट वाली जो सर्विसेज है ये आपको कब मिलती है, जब आप बिजनेस करते हैं। समझ में? इसके अंतर्गत आपको एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, जो कि आपको पेज नंबर 169 पे दिया, जिसका नाम है डीपी, ड्रॉइंग पावर। अगर अपन बात करें ओडी, डेट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें पैसा निकालने का अधिकार नॉर्मल रूटीन बिजनेस में मिल जाता है। जैसे लोग लिमिट ले लेकर के बैठे हैं, समझ में? जितने बड़े ज्वेलरी हाउस है ये लिमिट ले लेके बैठे हैं 100-100 करोड़ की। 100-100 करोड़ की लिमिट है, इसका मतलब क्या है? कोई बोलता ना मेरी लिमिट है 100 करोड़ की, इसका मतलब यह है कि उसने अपने स्टॉक्स को गिरवी पे रख करके बैंक वालों से लिमिट लेके रखी है, क्योंकि भाई ये पेमेंट करते जाएगा। आज इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है लेकिन ये 100-100 करोड़ का स्टॉक मेंटेन किया, वो पूरा स्टॉक उधार का ही है। समझ में आए? तो ऑब्वियस है अब ये 100 करोड़ पे इनको क्या देना पड़ेगा, लोन, सॉरी इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इसकी अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको पूरा इंटरेस्ट का एकदम प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। अभी क्या, मेरे को उधार चाहिए क्योंकि बिल्डिंग बनानी है 2 करोड़ का, मेरे को एक बड़ा प्रोसेस करना पड़ा। बैंक गया, डॉक्यूमेंटेशन दिया, रजिस्ट्री के पेपर दिखाया, उन लोग आए, चेक किए, जमीन अमीन चेक किए, सब कुछ देखे, मैंने फिर इंजीनियर का सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया, सारे वर्किंग्स अपनी बताई, अपना पूरा फैमिली इनकम, अपना इनकम सब कुछ दिया, तब जाके वो बोले हाँ ठीक है भाई 2 करोड़ का लोन देने को तैयार है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में ऐसा, भैया ये मेरी दुकान है, दुकान के अंदर इतना माल रखा हुआ है, इस माल के बेसिस पे क्या दे दो मेरे को, ओडी लिमिट दे दो। क्या दे दो, ओडी लिमिट। ओडी लिमिट का मतलब ये, मैं जब चाहूं पैसा निकालूंगा, और जितने दिन के लिए पैसा निकालूंगा उतने दिन का तुम ब्याज ले लो। भाई आज है ना एक बहुत अच्छा एक्सपो लगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपो लगा हुआ है, वहां मैं गया और वहां पे ज्वेलरी का मैंने देखा एक से एक वैरायटी, डिजाइन सब कुछ लगी हुई थी। मैं कहा भाई ये अपन को खरीदना है। अभी अब तुरंत के तुरंत 20 करोड़ का माल खरीद लिया मैंने, अपने अकाउंट में 2 ही करोड़ रुपए, लेकिन मैं 20 करोड़ का माल खरीद सकता हूं। वो जो 18 करोड़ रुपए मैं एक्स्ट्रा दिया हूं वो मेरे ओडी लिमिट से जाएगा। मान के चलो 15 दिन तक के मैंने उस 18 करोड़ को यूज किया, तो मुझे 15 दिन का ही क्या देना है, ब्याज देना है। तो ये भी तो एक तरीके का लोन है। अब सोचो किसी ने क्या किया, ओडी लिमिट के नाम पे ड्रॉ किया और पैसा ही नहीं दिया, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा ना। तुमको समझ रहे, तेरा डिफरेंस बिटवीन 2 लोन,
एक होता है टर्म लोन और एक होता है सीसीओडी। तो टर्म लोन अपना ये नॉर्मल हो गया कि भैया मैंने लिया ना बिल्डिंग के लिए 20 साल का लोन लिया मैंने, तो ये टर्म लोन है, 20 साल के लिए लोन चलता रहेगा। एक है ये ओडी, ये चलता ही रहता है, मतलब आज 18 करोड़ वापस पे करूंगा, नॉर्मल हो जाएगा, कल वापस जरूरत पड़ी 50 करोड़ निकाल लिए, फिर वापस रीपे कर दिया, फिर जरूरत पड़ी 20 करोड़ निकाल लिए। तो ये सर्विस है। अब इसके लिए ना दो शब्दों के बारे में आपको जानना जरूरी है, एक है सैंक्शन लिमिट और एक है ड्राइंग पावर। सैंक्शन लिमिट क्या होती है? एकदम ओवरऑल औकात, कि तुम्हारा कितना औकात है। तो जब दुकान में आप जाते हो, आप बोलते हो भैया मेरी ओडी लिमिट सैंक्शन करानी है, तो वो क्या आते हैं, दुकान में आते हैं, हर एक चीज देखते हैं, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारे पिछले की पूरी वर्किंग, ये वो देख करके वो एक सैंक्शन लिमिट निकाल देते कि भैया इसका होगा 10 करोड़ की सैंक्शन लिमिट है। 10 करोड़ की लिमिट के ऊपर ये कभी क्या नहीं ले पाएगा, ओडी नहीं ले पाएगा। लेकिन अभी क्या होता है ना, अब सुनो ना, तुमने अभी तो करा ली, अभी दुकान सजा ली, ये है वो है, अब किसको पता किसका धंधा अंदर से कैसा चल रहा है? सबको ऊपर का हरा हरा दिखता है, अंदर ही आदमी खत्म होता जा रहा है, धंधा खत्म होता जा रहा है, इसका धंधा करने का मन खत्म होता जा रहा है, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे बोला भैया शोरूम बंद ही करना है अपन को, ठीक है। इसने धीरे धीरे माल बेचना चालू किया, माल बेचते बेचते दुकान में ही माल 5 करोड़ का रखा है और ये ओडी लेके 100 करोड़ की बैठा है। समझ में आ रहा है? अब ये ओडी किस दम पे मिली थी? स्टॉक के दम पे, कि कल के दिन कुछ नहीं हुआ तो स्टॉक उठा के ले आएंगे। अब इसने 100 करोड़ रुपए भी उठा लिए, 100 नहीं उठाए, चलो 70 करोड़ उठा लिया और इधर 5 करोड़ का ही माल बचा है। तो बैंक तो अब अंदर घुसेगा, बोलेगा लगाओ स्टॉक, वो बोलेगा ये पड़ा है ले जाओ, कितने का पड़ा है? 5 करोड़। अब बैंक क्या ही कर लेगा? समझ में? तो बैंक को भी डर लगता है, तो बैंक हर क्वार्टर में आपकी स्टॉक स्टेटमेंट मंगाता है। और ये स्टॉक स्टेटमेंट वैसे तो भाई बोलते हैं कि भाई जो कस्टमर है, मतलब जो हमारा बिजनेस ओनर है वही बना के दे देता है, लेकिन कई बार अगर बैंक को डाउट होता है तो वो सीए को भेजता है कि जाओ बेटा सीए क्या करके आओ, स्टॉक ऑडिट करके आओ। तो उसका पैसा मिलता है, वहां जाकर के गिनना पड़ता है। जैसे मैं गया था एक बार ज्वेलरी, उसमें 22 करोड़ रुपए का माल हमने गिना था, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस है वहां जाकर के गिनना पड़ता है एक एक चीज की, हाँ ये इनके पास इतना है, ये इनके पास इतना है, ये इतने ग्राम का ये है वो है, तो वो सारी चीजें हम देख लेते, बिल्स कितने हैं, तो ये ऊपर ऊपर उसका एक दिन का काउंटिंग का 8-9 हजार रुपए मिला था, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, अभी 15-20 हजार रुपए मिलता होगा। तो आपको पूरा जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो स्टॉक ऑडिट हो जाता है। अब बैंक को भी ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि हाँ सीए ने साइन करके दिया। समझ में? नहीं तो नॉर्मल रूटीन में तो बिजनेस ओनर से ही मंगा लेते हैं, लेकिन जहां पर डाउट हुआ यार मार्केट में इसके लिए न्यूज अच्छी नहीं है, ये बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुछ तो भी डाउट हो रहा है, तो उससे फिर क्या कहते हैं, सीए को भेजते हैं कि भैया तू जा उसका क्या कर गया, स्टॉक ऑडिट कर गया। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? चलिए, तो अगर हम बात करें, अब सुनो, जब स्टॉक ऑडिट होता है ना, तो अभी क्या हो जाता है, माल हो सकता है कम हो। नॉर्मली इनकी दुकान में 100 करोड़ का माल रहता था, लेकिन अभी इन्होंने कम माल रखा है। क्यों? क्योंकि आगे जाके मार्केट में थोड़ा लग रहा है कि अभी उतना अच्छा नहीं है, सीजन नहीं है, ऑफ सीजन टाइप चल रहा है। अब ऑफ सीजन में भी इनको 100-100 करोड़ रुपए निकालने देंगे ना, तो खामा खा ये लोग उस पैसे का मिस यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए ना फिर एक और लिमिट सेट की जाती है, इसे बोलते हैं डीपी, ड्रॉइंग पावर। तो एक तो हो गया आपकी कौन सी लिमिट, सैंक्शन लिमिट, एक हो गया आपका डीपी, ड्रॉइंग पावर। सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर दोनों का में से जो लोअर हो आप बस वही ले सकते हो। कई बार ऐसा भी होगा तुम्हारा माल भरा 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 होगा आपकी दुकान में, तुमने 100 करोड़ का माल रखते तो तुमने इस बार 200 करोड़ का माल रखा। क्यों? अचानक से गोल्ड प्राइसेस स्लैंग हुए, तुम्हें लगा दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुमने सब कुछ बेच बाच करके गोल्ड का खरीद लिया। तो उस समय आएंगे तुम्हारी दुकान में चेक करेंगे तो 200 करोड़ का माल रखा है, लेकिन 200 करोड़ आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कितना निकालने? सैंक्शन पावर जितना 100 करोड़ है, तो 200 करोड़ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। 100 करोड़ की सैंक्शनिंग पावर थी, लेकिन माल तुम्हारी दुकान में से 50 करोड़ का है, तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक स्टेटमेंट हम सब देखेंगे और उसके हिसाब से अगर हमने ड्राइंग पावर बोल दी भैया नहीं 55 करोड़, तो फिर 100 करोड़ और 55 करोड़ विच एवर इज लोअर। सही डीपी निकालते कैसे, ये थोड़ा सा समझा दो तो मजा आ जाए बेटा, उसके लिए आपके सामने पूरा दिया हुआ है। मान करके चलो जो स्टॉक है जो दुकान में रखा है वो 1000 रुपए का है, लेकिन 1000 रुपए का स्टॉक आपने पूरा 1000 रुपए दे के खरीदा होगा, जरूरी नहीं है। आपने क्या किया, आपने अनपेड स्टॉक भी है, तो अनपेड स्टॉक कैसे, आपने क्रेडिट पे माल लिया था 300 रुपए का, और आपने साथ ही साथ लोन फॉर क्रेडिट, अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दे करके या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह दे करके 300 का माल उठाया, मतलब 600 का माल तुम्हारा उधार का, तो खुद का माल कितने का है? कुछ बोलते ही नहीं हो यार, 400 रुपए का। 400 रुपए का माल तो है, माना, लेकिन हम 400 रुपए के माल पे 400 रुपए का तो क्या नहीं देंगे,
लोन नहीं देंगे। अरे आप समझ लो ना, आप लाओ मेरे पास अपना एप्पल का फोन लाओ, बोले साहब 1 लाख रुपए का फोन है और 1 लाख रुपए दे दो, तो मैं नहीं देने वाला। मैं क्या करूंगा, मैं अपना बोलूंगा भैया मैं आपको 70,000 रुपए ही दूंगा, क्योंकि मुझे अपना ब्याज भी निकालना है और वो प्राइस कम होगा उसका दिन प्रतिदिन, वो भी मैनेज करते हुए चलना है। तो थोड़ा मार्जिन बैंक लेके चलता है, मान के चलो 25%, तो 400 माइनस 100 कर दिया, मतलब बैंक अभी कितना देगा, 300। जैसा मैंने आपको स्टॉक का बताया वैसे डेटर का भी हो सकता है। टोटल डेटर आपका 1000 के, लेस ऐसे डेटा जिन पर प्रोविजन बना करके बैठे हो कि इनका पैसा नहीं मिलेगा, 200 है, तो बचे कितने हैं, 800। इस पर मार्जिन बनाओगे 40% का, तो कितना हुआ, 320, मतलब बचा कितना, 480। तो मतलब अब हो गया कितना, 300 प्लस 480, कितना हो गया टोटल, 780। मतलब 780 तुम्हारी क्या हो गई, ड्रॉइंग पावर। हो सकता है सैंक्शन लिमिट 1000 हो, लेकिन अभी निकाल कितना पाओगे, 780। क्या ये बात समझ में? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के मेरे को समझाओ। इतनी बातें जो मैंने की है वही सब लिखा हुआ है ऊपर ड्राइंग पावर में, पढ़ो क्या लिखा है। ड्राइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या, बताइए क्या लिखा है। यस, क्या समझ में है? स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में बताया गया, क्या बोला गया, द स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न एंड अदर स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर टू द बैंक शुड बी स्क्रूटनाइज्ड इन detail. The drawing power should be calculated as per the guideline which is formulated by the board of director of the respective bank. Special consideration should be given by proper reporting of sundry creditor for the purpose of calculating drawing power. Stock audit should be carried out by bank for all accounts having funded exposure of more than 5 करोड़ से ऊपर जिनका है उनको तो स्टॉक ऑडिट खुद कौन करा देगा, बैंक। ऑडिटर कैन ऑल्सो एडवाइज द स्टॉक ऑडिट इन अदर केस इफ द सिचुएंट वारंट्स द सेम। अगर अपन बात करें तो भाई अगर सिचुएशन लगता है कि भैया यहाँ पे स्टॉक ऑडिट की जरूरत है तो वो भी कराया जा सकता है। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टॉक ऑडिटर शुड बी रिव्यूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड स्पेशल फोकस should be given to the comments made by the stock auditor on valuation of security and calculation of drawing power. क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए अब वापस ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। अब आउट ऑफ ऑर्डर वाला कंसेप्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है। An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of, बताओ क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स व्हाट दोस्तों, कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट, मतलब होगा पता है क्या, अभी तुम्हारी सैंक्शन लिमिट है मान लो 100 करोड़ की, अभी ड्राइंग पावर है 55 करोड़ का, तो तुम अगर मान लो 55 करोड़ से ऊपर निकाल लोगे तो बैंक अभी मना नहीं करेगा, क्योंकि सैंक्शन लिमिट कितनी है, 100 करोड़। सर लेकिन आप तो अभी बोल रहे थे निकाल तो दोनों में से काम ही सकते। बिल्कुल, मैं आज भी यही बोल रहा हूं कि सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विचएवर लेस ही निकाल सकते हो, लेकिन अगर निकालने गए और अगर आपने ड्राइंग पावर से ज्यादा निकाल लिया, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आपको रोकेगा नहीं, वो निकालने दे देगा, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है सैंक्शन लिमिट। तो बैंकिंग सिस्टम में सैंक्शन लिमिट दे दी गई है, तो सैंक्शन लिमिट तक के तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालना चाहिए ड्राइंग पावर के नीचे। लेकिन आपने ड्राइंग पावर के ऊपर और सैंक्शन लिमिट के नीचे अगर पैसा निकाल के रखा है
और कंटिन्यूसली वो आउटस्टैंडिंग है बहुत लंबे समय के लिए, तो तुम्हारा अकाउंट को हम किस में डाल देंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम कर रहे हो तो उसकी सजा ये है, बस आउट ऑफ ऑर्डर डाल देंगे, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एग्जाम में गलत आंसर लिख नहीं सकते, लिखोगे तो मार्क्स काट लेंगे, बस यही है। आया कि नहीं आया? तो तुम्हें ड्राइंग पावर से सही आंसर लिखना आपकी जिम्मेदारी है। तो आउट ऑफ ऑर्डर ना होना है वो, अगर आपको अपनी प्रिविलेज बचानी है, अपनी क्रेडिटेबिलिटी बचानी है, अपनी क्रेडिट रेटिंग जो है वो सही रखनी है, तो आपने हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए कि आपका बैंक आउट ऑफ ऑर्डर ना जाए। तो ड्राइंग लिमिट से नीचे ही आप ड्रॉ करो। आप ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो और आप कंटिन्यूअसली उसे क्या कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग रखे हुए हो, तो फिर आप गए। समझ में आया? Where the outstanding balance in the principal operating account is less than sanction limit, but there are no credit continuously for 90 days. ये पॉइंट आप समझो, ये मुझे समझ नहीं है। हाँ यार, माना कि तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ 10 करोड़ ही उठाया 100 करोड़ में से, मान के चलो तुम्हारी सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर दोनों सेम है। सर दोनों सेम हो सकती है? हाँ यार, पहली बार तो दोनों सेम रहेंगी। जब पहली बार ओडी लिमिट कराने जाओगे तब तो सेम ही रहेगी ना, यही सैंक्शन लिमिट है, यही ड्राइंग पावर। वो तो बाद में क्वार्टरली स्टेटमेंट मंगाते जाएंगे, तुम्हारे स्टॉक के हिसाब से उसको चेंज करते रहेंगे, लेकिन अभी तो दोनों सेम ही रहेगी। अब तुमने उठाया कितना? 5 करोड़। अब 5 करोड़ उठाया तो दे भी दो ना यार, 90 दिन हो गए तुम पैसा ही नहीं दे रहे हो, एक ठो तुमने चिंदी भर पैसा भी नहीं डाला उस अकाउंट में। तब डर लगने लग गया हमको। ठीक है, माना वहां रखा हुआ स्टॉक वगैरह ठीक है, 100 करोड़ की लिमिट है वो भी ठीक है, लेकिन 90 दिन में कुछ तो पैसा डाल करके उसको कम करो ना, वो तो टेम्पररी लोन था। अरे आया कि नहीं आया? तो टेम्पररी लोन को कम करना चाहिए, नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हें क्या कर देंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा क्या मुझे बताओ, ये सीसी और ओडी में इंटरेस्ट लगता है क्या? अब मान लो भाई तुमने उठाए 10 करोड़ रुपए, तुम्हारा ब्याज बन गया 10 लाख रुपए का। ठीक है, तुमने पैसा डाला 6 लाख रुपए, 90 दिन में कुछ पैसा डालना था, तुमने उठाया 6 लाख डाल दिया। अब तुमने डाला भी तो इतना डाला कि ब्याज पूर्ति हो जाए, इतना भी नहीं डाला। तुम्हारा ब्याज कितने का है? मूल की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो कम से कम ब्याज जितना तो डाल देते। तुमने डाला भी तो डाला तो इतना कम डाला कि ब्याज की पूर्ति भी नहीं डाला, तो भी हम आपको क्या मान लेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। क्रेडिट इन द अकाउंट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम। क्या बोल दिया? जो क्रेडिट डाला गया अकाउंट में वो इनफ नहीं है टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये तीन में से कोई भी एक एक्टिविटी हो गई तो तुम क्या हो गए? आउट ऑफ ऑर्डर। अभी तो तुम आउट ऑफ ऑर्डर हुए बेटा, एनपीए नहीं हुए। रुक जाओ ना, क्या कर रहे हो? अभी तो आउट ऑफ ऑर्डर ही हुआ। आउट ऑफ ऑर्डर होने के लिए तीन बातें। पहला, कंटिन्यूअसली तुम ड्राइंग पावर से ऊपर हो, सैंक्शन लिमिट के नीचे हो। माना भाई तुम ड्राइंग पावर के भी नीचे हो, अग्रीड है, लेकिन 90 दिन हो गए एक दाना पानी भी नहीं डाला। या फिर तीसरा, डाला तो डाला तुमने इंटरेस्ट के अमाउंट से भी छोटा अमाउंट डाला, तो तुम क्या हो गए? आउट ऑफ ऑर्डर। अब ऊपर पढ़ो सेकेंड पॉइंट, द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओडी और सीसी। मतलब अगर अकाउंट क्या रह गया? आउट ऑफ ऑर्डर रह गया। तो अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर रह गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनपीए। अरे तुम्हें समझ में है मैं कहां से कहां जोड़ के पढ़ा रहा हूं? यस। तो अपन ने अभी आउट ऑफ ऑर्डर समझा, आउट ऑफ ऑर्डर समझने के लिए ड्राइंग पावर समझी थी, अब वापस आया आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट किया। अब आउट ऑफ ऑर्डर से कहां कंप्लीट किया? एनपीए। तो अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर हैं मतलब आप एनपीए हो गए। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, ये नंबर 3 मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट। इफ द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन कितने दिन? 90 डेज इन केस ऑफ बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो भैया बिल जो है वो ओवरड्यू है, कितने दिन से? 90 दिन से ज्यादा, तो उस केस में भी क्या है? एनपीए। पक्का? चलिए, हाँ आ गया। चलिए, तो ये ओवरड्यू वाला कंसेप्ट मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। पक्का? आज के लिए इतना करने से पहले 2 कंसेप्ट और करेंगे ऊपर के। 2 कंसेप्ट क्या बोलना, कंसेप्ट बोल करके मैं इनकी गरिमा बढ़ा रहा हूँ खामा का। ऊपर आएंगे आपको सिक्योरिटी दिखेगी, जैसा आप जानते हैं सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है कोलेटरल। व्हाट इज प्राइमरी सिक्योरिटी बेटा? जो मेन सिक्योरिटी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया है तो प्राइमरी सिक्योरिटी। अब घर रखा था, आपने बोला सर एक आध जन की गारंटी दिला दो, ठीक है भाई, तो गारंटी भी दिलवा दी, वो क्या हो गई? कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी जिसकी ऐसी कोई खास औकात नहीं होती है, लेकिन ठीक है मेन के साथ साथ जोड़ दो तो थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है।
हाँ वैसा भी कर सकते हैं बिल्कुल, अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी कोलेटरल में डाल सकते हैं। इट इज एन एडिशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल। क्या ये बात समझ में? टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी जो दी जाती है उसमें पहला है पर्सनल सिक्योरिटी। अरे मैं बोल रहा हूँ साहब हो जाएगा, पर्सनल सिक्योरिटी बेटा। दूसरा है गुड्स वुड्स बेटा, जो दुकान वुकान के गुड्स वुड्स दे दिया। गोल्ड ऑर्नामेंट, अपना घर का सोना होना दे दिया। जमीन जायदाद दे दिया। प्लांटेशन, प्लांटेशन बोले तो नहीं रे, जमीन तो ऊपर है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे चाय पत्ती की खेती नहीं नलायक। अगर अपन बात करें प्लांटेशन में सिर्फ चाय पत्ती नहीं आता है, और भी आता है, ठीक है। तो प्लांटेशन में मतलब फॉर एग्जांपल कई बार हम अपना स्टॉक जो कि हम गेहूं वगैरह उगाएंगे या धान जो उगाएंगे उसी को अपन क्या कर देते हैं, गिरवी रख देते। थर्ड पार्टी गारंटी, आपकी इज्जत तो कुछ है नहीं तो पर्सनल गारंटी मत ही दो तो अच्छा है, तो इसीलिए क्या दे दो, थर्ड पार्टी गारंटी। बैंकर्स जनरल लीन, बैंकर्स जनरल लीन मतलब बैंकर क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी पर लीन कर लेता है, क्योंकि आपने उसको एक प्रॉपर्टी नहीं अनेकों प्रॉपर्टी क्या किया है, गिरवी पे रखा है, तो वो एक हो जाता है जनरल लीन। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो रख लेता है बेटा। यस, तो मरने के बाद जो पैसा आपके परिवार को जाना था वो किसको जाएगा, बैंक को जाएगा। और स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मतलब स्टॉक्स रख लेगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है आपकी कंपनी में वो सारे वो हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो इंतजार करेंगे ना। और ये तो पक्का है ना, चलो ठीक है, आपकी ऐसे जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपने 2 करोड़ की पॉलिसी निकाल ली है, तो अब जब जाओगे तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, बैंक वाला, कि उसको अब 2 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। और ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, सिंपल सी बात है, बस सुसाइड मत कर लेना। अरे आए कि नहीं आया, ठीक है, नसस मत काट लेना किसी की याद में, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अरे आया कि नहीं आया, ये आप देख लो, आप जितना सस्ते तरीके से अपन ने पढ़ा है, नीचे देख लो एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर के लिए, तो थोड़ा इज्जत देना है इसको। चलो, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। ये वो पढ़ा रहा हूं जिसकी कोई इज्जत नहीं है बेटा, ध्यान से समझिए। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, इज्जत मतलब पढ़ने में, एग्जाम में बहुत इज्जत है, ये क्वेश्चन आएगा ही 5 नंबर का। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, कैसे सिक्योरिटी को आप अरे क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो पहला तरीका मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, गिरवी रखना इज इक्वल टू व्हाट दोस्तों, मॉर्गेज। अब मॉर्गेज के बाद आ रहा है प्लेज, तो प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ लेना, नहीं नलायक यहाँ पे, शपथ नहीं लेना है, ये प्लेज का मतलब भी गिरवी है। अरे ये प्लेज वो प्लेज नहीं है जो तुमने स्कूल में लिया था, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन, बोलना पड़ता, तुमने नहीं बोला, कुंवारे मर जाओगे बेटा, ठीक है। आइए, मैं तो बोल देता था, मैं नंबर भी बढ़ा दिए थे। आइए, तो अगर अपन बात करें बेटा, तो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए तो एक होता है मॉर्गेज, एक क्या होता है प्लेज, तो दोनों ही क्या है, गिरवी। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो मॉर्गेज होता है वो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का करते हैं, और जो प्लेज है वो आप क्या बेटा, इंसान होगा, देख लो बेटा, मेरे जैसा होगा तो फिर भी रख भी सकते हो बेटा, आपके जैसा तो पैसा देना पड़ जाएगा उसको, ठीक है। आइए, तो अगर हमारे वो तो खाने पीने का भी देना पड़ेगा फिर उसको। चलो ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब क्या है, इमूवेबल, इमूवेबल गिरवी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप गिरवी रखते हैं। प्लेज मतलब क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप गिरवी रखते हैं। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन आपने देखा होगा, किसी किसी बस के पीछे, ट्रक के पीछे, ऑटो के पीछे लिखा होगा हाइपोथिकेटेड टू इलाहाबाद बैंक, हाइपोथिकेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक, देखा करो बेटा। ऑटो के अंदर ही देखना जरूरी नहीं, बाहर भी देखा करो, छिछोरे कहीं के, ठीक है। ऐसे यही देखते ऑटो में कौन बैठा है, अब पीछे पट्टी लगी रहती है, उसमें लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू इलाहाबाद बैंक, तो ये हाइपोथिकेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट, सेट ऑफ और लीन। आइए अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहला पन्ने पढ़ा है मॉर्गेज, मॉर्गेज किसका होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज और एक होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। सर रजिस्टर्ड मॉर्गेज मतलब आपने उठा करके इसे बैंक को ही दे दिया, रजिस्टर्ड ही किसके नाम पे कर दिया बेटा, बैंक के नाम पे। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वही इसका असली हकदार है, भले ही पेपर किसी के भी पास हो।
अरे समझ में आया? तो पेपर ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे पास हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पे नाम अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स मतलब मम्मी का लिखा है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? मम्मी की ही मानी जाएगी, भले ही किसके पास पेपर हो, मेरे पास हो। समझ में आया? तो अब बैंक को अपन ने गिरवी पे रखा, पेपर दे दिया बैंक को, नाम तो अपना ही है, तो कल तो अपन कुछ भी चाहे कर सकते हैं। इसीलिए एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराना पड़ता है जिसमें ये प्रॉपर्टी अपन को ट्रांसफर ही किसके नाम पे करनी पड़ती? बैंक के नाम पे। सब बैंक खा के बैठ गया तो अरे बेटा वो प्रॉपर्टी किससे खरीदी? किससे खरीदी प्रॉपर्टी? नहीं, हाँ चलो उनके पैसे से खरीदी एक और, या फिर आपने खरीदी तो पैसे से ही है, और आप अपना कीमती पैसा कहाँ रखते हो? जब पैसा रखते समय नहीं सोच रहे तो प्रॉपर्टी उनके नाम पे करते समय क्यों सोच रहे हो? तो इतना विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा। अरे आया कि नहीं आया? दूसरी होती है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में अपन सिर्फ क्या करते हैं दोस्तों, अपन सिर्फ और सिर्फ टाइटल डीड्स उनको दे देते हैं। मतलब ये जनरली कोलेटरल प्रॉपर्टीज के केस में हो जाता है, कोलेटरल उसमें हो जाता है कि जिसमें अपन ने क्या कर दिया, अपन ने कोई चीज टाइटल डीड्स वगैरह उनको दे दी, लेकिन एक्चुअली में उनके नाम पे नहीं किया। मतलब मेरे प्रॉपर्टी के पेपर है, बस किसके पास रखे? बैंक के पास रखे। अरे आया कि नहीं आया? अब क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होते ना तो बिकता भी नहीं है ना माल। अरे यार समझ में, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर अगर नहीं होंगे ना तो मैं अपनी जमीन भी नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फोटोकॉपी पेपर ला करके दूंगा तो आप बोलोगे ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई ये आदमी ने पहले ही प्रॉपर्टी किसी को बेच दिया और पहले इसकी थी तो इसने उसकी फोटोकॉपी करा के रखी और अब मेरे को फोटोकॉपी के दम पे बेच रहा है, तो वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए इक्विटेबल मॉर्गेज भी काम हो जाता है, तो जरूरी नहीं हमेशा रजिस्टर्ड मॉर्गेज पे ही जाना पड़े। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आप बैंक के नाम पे ही कर देते, इक्विटेबल मॉर्गेज में आप बस पेपर देते हो, लिख लो वहां पे, एक में लिखो बैंक के नाम पे कर देते हो, एक के केस में लिखो पेपर देते हो। चलिए अगर अपन बात करें दोस्तों, ये कंसेप्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्या है? pledge. A pledge does involve payment or delivery of goods by the borrower to the lending bank with the intention to create charge. pledge पे लिख लो बेटा गोल्ड, लिखो बेटा राहुल, प्लेज पे क्या लिखना है? गोल्ड। गोल्ड सिल्वर डायमंड, गोल्ड अपन किस पे देते? प्लेज पे। बेटा उसी से लगा करके धुआं धुआं कर दूंगा नलायक। चलो उसके बाद फिर क्या है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब, चलो चलो हाइपोथिकेशन किसका होता है बेटा? ऑटो लिखो, बस लिखो, कार लिखो, इनका क्या होता है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज। इक्विटेबल चार्ज मतलब सिर्फ तुम वहां पर क्या दे रहे हो? पेपर ही दे रहे हो। अरे पता है कि नहीं? तो पेपर ही अपन दे रहे हैं, विच इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। नीदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज ट्रांसफर्ड। ना ओनरशिप उनकी होती है ना ही पोजीशन ट्रांसफर्ड होता है। अरे समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉलेट नहीं लाया, नहीं तो कार्ड होता है, आरसी कार्ड होता है, ठीक है? आरसी कार्ड जो गाड़ियों का होता है, अगर आपको कभी जिंदगी में गाड़ी खरीदनी हो, सेकंड हैंड खरीदनी हो बेटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आरसी कार्ड ऑफ कार, ठीक है? अभी देखो ऐसे आरसी कार्ड होते, पता है क्या आपको? यस। ये जैसे आरसी कार्ड है ना दोस्तों, इसके अंदर ना अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हाइपोथिकेटेड के बारे में अगर इन्होंने किससे लिया होगा, ये देखो हाइपोथिकेटेड टू लिखा हुआ है यहां पर, अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है हाइपोथिकेटेड टू, दिख रहा है? अब ये ब्लैंक है, मतलब इन्होंने कैश में उठाई होगी गाड़ी। वरना कोई भी आरसी कार्ड जब भी आप खरीदेंगे, ठीक है, हर जगह के आरसी कार्ड अलग है, अपने यहाँ पे ऑरेंज कलर का चलता है, ठीक है, तमिलनाडु का ये, महाराष्ट्र का ये वाला, ठीक है, एमपी में ब्लू कलर का चलता है। तो अगर अपन बात करें तो जब भी आप ऐसा कुछ देखेंगे तो आपको ये देखो, ये वाला जो इसमें आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको?
इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, हाइपोथिकेटेड टू, कहीं तो भी लिखा था, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें तो हाइपोथिकेशन के बारे में ना कार्ड में ही गिवन रहता है, कार्ड में ही दिया रहता है कि भैया ये कौन से बैंक को हमने क्या किया है, हाइपोथिकेट किया है। तो आपको कभी भी अगर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो वो किसी बैंक में कहीं गिरवी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए आप उसका क्या चेक कर सकते हैं, आरसी। तो आरसी में आपको दिया रहता है, जैसे अंडमान निकोबार का बेटा दिख रहा है, तो वहां पर देखो फाइनेंसर नेम लास्ट में उधर दिया, राइट साइड में ब्लैंक जगह पे दिख रहा है आपको, यस फाइनेंसर नेम। अब ये सारे अपने पास वो वाले मिल रहे हैं जिसमें फाइनेंस हुई नहीं है गाड़ी, नहीं तो वहां फाइनेंसर का नाम लिखा रहता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो भी आप देख सकते हो, तो वो हाइपोथिकेशन का है। ये इक्विटेबल चार्ज है, इसमें आप क्या करते हो, सामने वाले को बस गाड़ी के पेपर देते हो, मेन आरसी आप ही के पास भी है, गाड़ी के मेन पेपर वगैरह कुछ कुछ जो पेपर्स होते हैं और वो किसके पास रहते हैं, बैंक के पास रहते हैं, और आपके कार्ड में लोग हाइपोथिकेटेड लिख देते हैं। अगर मान लीजिए वो जैसे हाइपोथिकेशन से अलग होता है तो फिर उसके बाद वो गाड़ी के कार्ड एक और नया आता है जिसमें हाइपोथिकेटेड टू कुछ लिखा नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्या, असाइनमेंट। असाइनमेंट किस केस में होता है बेटा, तो ये होता है डेटर के केस में, कि डेटर का, हमने डेटर से जो पैसा लेने का राइट है, असाइनमेंट याद होगा अपन ने बचपन में पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। तो जो हमें डेटर से पैसा लेने का राइट है वो हम किसको दे देते हैं, बैंक को। मतलब पैसा लेने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। Assignment represents a transfer of an existing or future debt, right or property belonging to a person in favor of another person. Only actionable claims such as book debt and life insurance policy are accepted by bank as security by way of assignment. चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ क्रेडिटर टू एडजस्ट होली इन पार्ट द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट। ये क्या कंसेप्ट है, सुनो ना, मेरी ना काफी जो लोन होते हैं ना ऐसे ही लिए जाते हैं। जैसे मेरी बैंक में एफडी है, मान के चलो 1 करोड़ की एफडी है और मुझे अभी 20 लाख का कार लोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ गिरवी नहीं रखूंगा, मैं उसे बोलूंगा मेरी एफडी तेरे बैंक में ही है ना, अरे ऐसा नो, तो भाई मैं क्यों गिरवी रखूं, तेरे पास तो 1 करोड़ रुपए मेरा रखा है एफडी के नाम पे, वो तो तेरे ही पास है, देगा तो नहीं, एक काम कर उसी के ही एवज में मुझे क्या दे दे, पैसा दे दे। और अगर आपके पापा फाइनेंशियली बहुत अच्छी चीजों को मैनेज करते होंगे तो ज्यादातर लोन उन्होंने एफडी के नाम पे ही लिए होंगे, क्योंकि इसमें हमारा ब्याज कम लगता है। समझ में आया, क्योंकि सिक्योर्ड है, बैंक को कोई लेना देना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक के पास पहले से ही पैसा है ना। सर एफडी क्यों नहीं तोड़वा लेते, अरे यार एफडी एक फिक्स टाइम के लिए बनती है, पहले तोड़वाओगे कितना इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें बोला जाता है 1% ही ऊपर देना पड़ता है बस, और आपको लोन मिल जाता है। मतलब मेरे पापा कुछ कुछ केसेस में तो ऐसे ही करते थे कि एफडी के अगेंस्ट ही लोन ले लेते थे, तो इसमें उनको ज्यादा क्या नहीं पड़ता था, इंटरेस्ट नहीं पड़ता था, और बैंक की प्रोसीजरल एक्टिविटी भी ज्यादा नहीं, बैंक तो देते ही है ऐसे भी। तो ये वाला कंसेप्ट हो जाता है। तो असाइनमेंट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी belonging to one person in favor of another person. Only actionable claims such as book debt and LIC, ये तो असाइनमेंट पढ़ रहा हूँ, सॉरी सेट ऑफ, ये था सेट ऑफ जो मैंने आपको बताया अभी, सॉरी। सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होली इन पार्ट द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट। तो जो मेरे किसमें एफडी में रखा हुआ है पैसा, आप उसी से सेट ऑफ कर लेना, तो उसी को गिरवी रख करके एक तरीके से क्या ले लेते हैं, लोन। इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। कल के दिन पैसा नहीं दिया 20 लाख, तो एफडी से 20 लाख निकाल लेना, मेरी एफडी कितने की कर देना, 80 लाख की। समझ में आया कि नहीं? लास्ट पॉइंट, लीन। लीन मतलब कब्जा कर लेना। समझ में आया? अगर अपन लीन की बात करें तो होता क्या, लीन मतलब कैसा क्या कि भाई ये बैंक जो है, इनको मैंने अपनी कार, अपना कुछ गोल्ड, अपना कुछ हाउस प्रॉपर्टी, ये तीनों गिरवी पे दे दिया और लोन लिया। अब मैंने फॉर एग्जांपल 2 लाख की ज्वेलरी दी थी और मैं अभी तक के 4 लाख रुपए क्या कर चुका हूँ, रीपे कर चुका हूँ, या 8 लाख रीपे कर चुका हूँ। तो मैं सोचा हूँ गोल्ड ज्वेलरी मुझे वापस कर दो, शादी है, पहन के जाना है। अरे आया कि नहीं आया? तो अगर हम वो गोल्ड ज्वेलरी मैं मांग रहा हूं बैंक से कि भैया 8 लाख तो दे दिए, टोटल मैंने जो भी लोन लिया 3 चीजें गिरवी रखी, उसमें 2 लाख की गोल्ड ज्वेलरी रखी, तो भैया 8 लाख दे दिया, सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी 2 लाख की क्या कर दो, वापस कर दो। तो ये बैंक को वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए, लेकिन बैंक नहीं करता है। इसे बोलते हैं जनरल लीन। क्या बोलते हैं? General lien. The lien is a creation of legal charge with the consent of the owner, which gives lender a legal right to seize and dispose of या liquidate the asset under lien. और ये क्यों रखा हुआ है बैंक? ताकि तुमने आगे का फ्यूचर पैसा नहीं दिया तो क्या तुम्हारी कार दिन प्रतिदिन डेप्रिशिएट हो रही है, 2-4 ठो नए मॉडल आ गए या फिर ईवी सेगमेंट मार्केट में ज्यादा आ गया तो तुम्हारी कार की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, तो कम से कम हम गोल्ड को बेच करके काम निकाल लेंगे।
तो इसलिए वो पैसा रखे रहते, वो चीज कुछ भी वापस नहीं करते, और वो से आगे जाकर के क्या करेंगे, बेच देंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2020 का आया हुआ है, कैसे आप क्रिएशन करते हैं किसका, सिक्योरिटी का। तो एक तरीका है क्रिएट करने का क्या दोस्तों, मॉर्गेज, दूसरा प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफर, लीन। कुछ बोलो। बस इतना जोर से बंद करने की जरूरत नहीं थी नालायकों। चलो क्या कंपाउंडिंग का मिलता है ना, आपको फिर वो वाली एफडी करानी पड़ती है। चलिए आपके लिए कल के लिए स्ट्रिक्ट होमवर्क है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंस। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, और जिसने जवाब नहीं दिया वो क्लास से बाहर, मारा पीटी नहीं, क्लास से सीधा बाहर, क्योंकि कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई वो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा मैं।